Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. CA फाइनल IDT Jan 26 के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. पहले 2 मिनट मिस मत करना क्योंकि आपको समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे करने वाले हैं. ठीक है. वी रन MCQs ऑन आवर टेलीग्राम डेली 7-8 चैप्टर्स. कंप्लीट सिलेबस हम कवर करते हैं 2 महीने के अंदर. 1000+ स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं. अब वहां से मुझे ये पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. तो देयर वाज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन व्हेनेवर आई वाज टेस्टिंग एनी न्यू सर्कुलर अमेंडमेंट व्हिच हैज बीन गिवन इन योर लास्ट बेसिकली मे अटेम्प्ट और सितंबर के अटेम्प्ट में जो अमेंडमेंट्स में आया है. तो वहां पे स्टूडेंट ये पूछता था कि सर ये कब आया या ये कौन से चैप्टर का है. एंड दैट वाज अ रेड फ्लैग इन द सेंस कि यार ये कुछ गड़बड़ है. क्योंकि अगर आपको अमेंडमेंट ही नहीं पता है तो हम उसको आंसर कैसे करेंगे. एक बात होती है कि पढ़ा है नहीं याद आया पेपर में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अगर हमने कोई चीज पढ़ी ही नहीं है तो यार वो तो फिर आपको कितना रिग्रेट होगा ना. दैट विल बी अ वेरी बिग रिग्रेट पॉइंट ऑन द डे ऑफ एग्जाम कि हमें अमेंडमेंट ही नहीं पता थी. तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम ये एक इनिशिएटिव आपके लिए लेके आए. अब सुनना मैं क्या करने वाला हूँ आपके Jan 26 के लिए. जो आपके पिछले 3 बेसिकली मई, सितंबर और Jan 26 के अमेंडमेंट्स अलग से जो भी हम वो डिस्कस करेंगे. यहाँ पे नेग्लिजिबल है. मई और सितंबर में काफी सारे सर्कुलर्स, काफी सारे चेंजेस है. मैं सारे के सारे गो थ्रू करने वाला हूँ इन अ सुपर क्विक मैनर. अब सर मेरा जो नॉर्मल तरीका है, जो मेरे से आप पढ़ते हो, आपको पता है मेरा तरीका क्या है, एक एक चीज को ढंग से करने का. ठीक है. इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीजें समझने का, वो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा. क्योंकि इस वीडियो में मुझे ध्यान है अराउंड 3-3.5 घंटे लग गए थे जो हमने ओरिजिनल बनाया था, और इस वाले में भी 2-2.5 घंटे लगे थे. तो मैं 4-5 घंटे तो भी ले नहीं सकता ना इस महीने में आपसे. आप देखोगे भी नहीं वो वीडियो. अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव के साथ बैठ रहे हो. एक, आपको एक बार चेक करना है कि क्या मैं जो सारी अमेंडमेंट्स क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ, क्या आपके इसमें वो आपने सब पढ़ रखी है. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपकी आईडीटी की क्लास पुरानी होती है, बुक पुरानी होती है, जो भी केस है सर, आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो. ठीक है. सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. तो इससे आपको वो हेल्प मिल जाएगा कि एटलीस्ट आप ये चेक करना कि भाई आप अपडेटेड तो हो ना, कि कोई चीज पता है. दैट इज इंपॉर्टेंट ना कि आपको अमेंडमेंट पता होनी चाहिए. और दूसरा, सर हमें पता तो है लेकिन आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा कि सारे के सारे जितने भी सर्कुलर्स और अमेंडमेंट्स डले थे उसका कंक्लूजन क्या था. पूरा डीप डाउन एनालिसिस नहीं करेंगे लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कंक्लूजन. फॉर एग्जांपल पेनल चार्जेस आया तो उस पे जीएसटी नहीं लगाना. ये सारा आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा बिकॉज अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. अमेंडमेंट्स हमेशा टेस्ट होती है. अब एक और सवाल आ रहा था कि सर आप हमें ये बता सकते हो क्या कि अमेंडमेंट्स के अंदर भी कौन सी टेस्ट हो गई है और कौन सी टेस्ट नहीं हुई है. हम उसके हिसाब से थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन रख सकते हैं. नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट कि हम क्या छोड़ेंगे, बट रादर कि हमें पता तो होना चाहिए क्या टेस्ट हुआ है. तो वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ. उसके लिए प्लीज ग्रुप को ज्वाइन करना. वो यहाँ पे अभी करवाऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएंगे हम. ठीक है. अब रही बात सर, मैं पब्लिकेशन ओरिजिनल वाला ही यूज करूंगा, प्लस मैं उसके वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा. और जो मैं पीडीएफ यूज करने वाला हूँ, दैट लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक आई हैव ऑलरेडी पिन्ड इन द टेलीग्राम. उसको ओपन करोगे तो आपको ये अमेंडमेंट्स का एक फोल्डर दिखेगा और इसमें आपको 2 पीडीएफ दिख जाएंगे. ओपन हो जा भाई. ये देखो, मई और सितंबर 25 के नाम पे जो हम यूज करेंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. यहाँ पे आपको रोज का फील नहीं आने वाला है क्योंकि दिस इज अ क्विक गो थ्रू. ठीक है. जस्ट मेन पार्ट क्या हुआ, क्या आपको पेपर में ध्यान रखना है, क्या कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, क्या ट्रीटमेंट याद रखना है. तो रिवीजन भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा. तो इसके साथ आई हैव टेकन योर ऑलमोस्ट 3.5 to 4 minutes. तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगा हम क्या करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं एंड ऑल द बेस्ट. अच्छे से सारा अपडेट करो. कुछ अगर लगता है कि मिस आउट हो गई थी चीजें और अपडेट करनी पड़ रही है तो कॉन्फिडेंस मत गिराना. जस्ट बी ग्रेटफुल कि यार एटलीस्ट पेपर से पहले हमें ये चीज समझ आ गई. ठीक है. करें स्टार्ट. चलो लेट्स स्टार्ट. चलो स्कोप क्लियर है, स्टार्ट करते हैं. आ जाओ. चैप्टर नंबर 1 सप्लाई. एक अमेंडमेंट है पहला वाला, दैट इज अ न्यू कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सैल्वेज वैल्यू विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द क्लेम ट्रीटमेंट. ठीक है. अब कैसे रहता है कि अगर गाड़ी का आपने इंश्योरेंस करवाया और सपोज गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी के उस क्लेम के रिस्पेक्ट में देयर इज अ पोर्शन नोन एज डिडक्टिबल. डिडक्टिबल मतलब ये सैल्वेज वैल्यू है, ये रेकेज वैल्यू है. ठीक है. अब डिपेंड करता है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है, ये डिपेंड करेगा कि वो कंपनी वो डिडक्टिबल काट रही है या नहीं काट रही. मतलब अगर 1 लाख रुपए का क्लेम वैल्यू है एंड सपोज देयर इज अ 10,000 डिडक्टिबल. ठीक है. तो अब सपोज इट सेज केस नंबर 1 कि देयर इज अ डिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ सैल्वेज. मतलब उसने 1 लाख में से 10,000 रुपीज जो है वो माइनस कर दिया और आपको 90,000 पे किया. दे पेड यू 90,000 रुपीज. इसका मतलब उन्होंने सैल्वेज आपसे बाय नहीं किया. अगर वो सैल्वेज बाय करता तो सैल्वेज का जो 10,000 वैल्यू है वो भी तो आपको देता, बट उन्होंने आपसे बाय नहीं किया, वो आपके पास ही रहा. तो अगर आपसे कुछ बाय नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी ने तो वो कुछ आगे सेल भी नहीं करेगी और कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी. यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी लायबिलिटी नहीं है. सैल्वेज रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड ओनली. जैसे फॉर एग्जाम्पल मी,
सेकंड केस, अगर वो डिडक्ट नहीं करती वैल्यू, टिक मार्क मतलब जीएसटी लगेगा, यहां पे क्रॉस मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। पे अटेंशन, अगर वो वैल्यू डिडक्ट नहीं करती सैलवेज की, इसका मतलब वो मुझे 1 लाख पे करती है और मेरी गाड़ी का मेरी जो गाड़ी का ब्रेक है या जो भी मेरी गाड़ी है वो लेके जाती है, वो सैलवेज लेके जाती है एंड इट विल सेल इट फर्दर। तभी तो उसने मुझे पूरा 1 लाख रुपीज पे किया, ना कि 90,000। तो इट बॉट द सैलवेज फ्रॉम मी एंड नाउ इट विल सेल इट टू द सैलवेज बायर फर्दर। व्हेन इट विल सेल इट टू द सैलवेज बायर लेटर ऑन, तो वो ऑब्लिगेटेड रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी विल बी ऑब्लिगेटेड टू डिस्चार्ज जीएसटी ऑफ दैट सैलवेज जो भी उसने वो सप्लाई किया है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, रिपीटेशन इस वीडियो में थोड़ा मुश्किल है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्कोप। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक पूरा वारंटी रिप्लेसमेंट के ऊपर एक सर्कुलर आया था। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। वारंटी रिप्लेसमेंट मतलब इट इन्वॉल्व्स फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स सर्विसेज या स्पेयर पार्ट्स। ठीक है। अब केस नंबर 1, अलग अलग सिनेरियोज बनते हैं। सिनेरियो नंबर 1 बात करते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इज ऑफरिंग इट। फॉर एग्जांपल, मैंने डेल से कंप्यूटर खरीदा और डेल ने मुझे दिया एक वारंटी के अंदर कोई रिप्लेसमेंट। क्या यहाँ पे कहीं पे भी कोई जीएसटी आएगा? क्या नहीं आएगा? क्यों? बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन। क्या शेड्यूल नंबर 1 लग रहा है? क्या नो, कोई भी पैराग्राफ नहीं लग रहा है, सो देयर इज नो कंसिडरेशन। अगर कल को कोई कंसिडरेशन लिया तो जीएसटी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिनेरियो नंबर 2 इज विद रिस्पेक्ट टू व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटर इज इन्वॉल्व। डिस्ट्रीब्यूटर इज इन्वॉल्व मतलब डेल है, डेल के बीच में हमारा एक फेवरेट एग्जांपल रहता है अदिति एंटरप्राइजेस, क्योंकि रियल में मैंने जो कंप्यूटर खरीदा था वो एक अदिति एंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा था और उससे मैंने एक लेट से लैपटॉप खरीद लिया था। ठीक है। तो डेल ने अदिति एंटरप्राइजेस के थ्रू मुझे सेल किया, तो आई बॉट इट फ्रॉम अदिति, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ना कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है दैट इज दी डेल। तो डेल जो कंप्यूटर बेचता है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, बट उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है दैट इज नोन एज अदिति एंटरप्राइजेस, और मैंने अदिति से खरीदा। अब इशू नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के बीच में जब भी ये वारंटी होगा, लेट से मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैंने अदिति को कॉल किया कि भैया इसको चेंज करके दे, तो क्या वहां पे कोई जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट आएगा? नो, द रीजन इज सेम एज अबाउ, देयर इज नो कंसिडरेशन, नो जीएसटी, शेड्यूल नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल, कोई भी पैराग्राफ इसके अंदर नहीं लग रहा है। सेकेंड एक बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कुछ रिपेयर की सर्विसेज भी दी, लेट से इंस्टॉलेशन दिया या कोई रिपेयर की सर्विस दी, दैट ऑल्सो हैपेंस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मी एज अ कस्टमर, वहां पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन इसके बदले में अदिति एंटरप्राइजेस डेल को चार्ज करेगा अपना लेबर का फी, वहां पे जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि वहां पे टैक्स इनवॉइस इशू होता है। मैन्युफैक्चरर जो डेल रहेगा वो उसके ऊपर आईटीसी भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर पार्ट्स के रिस्पेक्ट में डीलिंग कैसे करेंगे? पार्ट्स के रिस्पेक्ट में, मैं रिपेयर सर्विसेज का तो बोल दिया, टैक्स इनवॉइस लग जाता है। पार्ट्स के रिस्पेक्ट में या जो लैपटॉप रिप्लेस करके दिया फ्री में, एग्जांपल वारंटी में, तो उसकी डीलिंग कैसे करेंगे? अब इसका पहले फाउंडेशन समझना। द लायबिलिटी टू रिप्लेस इज ऑन द डेल एंड द डिस्ट्रीब्यूटर इज इन्वॉल्व, क्योंकि मैंने उससे खरीदा तो अदिति एंटरप्राइजेस मेरे को रिस्पॉन्सिबल, इट इज आंसरेबल टू मी, बट एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेल की है। तो कल को मेरे को प्रॉब्लम आया तो मैं तो गाली दूंगा अदिति एंटरप्राइजेस को कि भाई तूने क्या बेचा मेरे को। तो अदिति एंटरप्राइजेस विल सेल इट, अदिति एंटरप्राइजेस विल डील विद माय क्वेरी और वो वारंटी के अंदर मुझे रिप्लेस करके देगा। बात ठीक है? यहां तक अच्छे से समझना। अब अदिति एंटरप्राइजेस डेल को कॉल करेगा कि भाई सुन डेल, तेरी वजह से जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तेरी लायबिलिटी थी वारंटी की, वो मैंने निभाई है, तो अब तू मुझे कॉम्पेंसेट करेगा। सो दिस इज अ कॉम्पेंसेशन, दिस इज अ सेटलमेंट हैपनिंग बिटवीन डेल एंड द मैन्युफैक्चरर। तो अब मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटर की और मैन्युफैक्चरर की, दैट इज अदिति की और डेल की। अब ये जो लैपटॉप रिप्लेस हुआ फॉर एग्जांपल, या कुछ भी रिप्लेस हुआ, जो भी हमारा इसके अंदर गुड्स है, उसको कैसे डील करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेल का काम अदिति ने किया है। यहाँ पे 4 सिचुएशन बनती है, बस आप 4 सिचुएशंस को फटाफट से समझ लेना। देखो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है गुड्स फ्रॉम ओन स्टॉक या परचेजिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड देन चार्जेस अ टैक्स इनवॉइस। मतलब सिंपल सी बात, अदिति ने डेल को टैक्स इनवॉइस मार दिया, अरे इशू कर दिया, अरे टैक्स इनवॉइस की, तू मुझे ये वाला पैसा पे कर, तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जीएसटी लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कोई आईटीसी रिवर्सल का कंसेप्ट नहीं है। आईटीसी रिवर्सल ये चैप्टर 7 से लिंक होता है। आईटीसी रिवर्सल तब चाहिए होता है व्हेन देयर इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। यहाँ पे कहीं पे भी किसी को भी कोई रिवर्सल नहीं करना इन चारों सिचुएशंस में, ये एक ही बार में समझ लो, बिकॉज कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, वारंटी तो सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा अगर टैक्स इनवॉइस इशू किया डेल को अदिति ने। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द गुड्स आउट ऑफ सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड द मैन्युफैक्चरर इशूज अ क्रेडिट नोट। मतलब सिंपल क्या हुआ है, लेट्स से डेल ने अदिति एंटरप्राइजेस को फॉर एग्जांपल 4 कंप्यूटर पहले सेल किए थे, उसी में से एक अदिति ने मेरे को रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, अब इस एक के रिस्पेक्ट में एक क्रेडिट नोट इशू होगा। भैया अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली पैसा डेल ने अदिति को देना है,
कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट करना है। ये अलग अलग मोड्स ऑफ कॉम्पेंसेशन है। पहला था टैक्स इनवॉइस चार्ज कर दिया, वहां पे जीएसटी लग जाएगा। दूसरा है क्रेडिट नोट। क्या क्रेडिट नोट के केस में आपको जीएसटी एडजस्टमेंट करना पड़ता है? यस। जो डेल है वो अपनी लायबिलिटी कम कर देगा विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट नोट, प्रोवाइडेड अदिति उसका आईटीसी कम करे। कौन सा आईटीसी? अरे पहले 4 के रिस्पेक्ट में टैक्स लगा था और 4 के रिस्पेक्ट में आईटीसी किया था। अब ये जो एक कंप्यूटर है उसका क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, तो अदिति भी तो एक का आईटीसी कम करेगा ना, तो ये क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा, यहाँ पे आईटीसी कम हो जाएगा। बेसिकली 4 की सेल वैल्यू अब 3 पे आ जाएगी, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में क्रेडिट नोट आ गया। क्यों क्रेडिट नोट आया? क्योंकि डेल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था रिप्लेस करने का मुझे, वो अदिति ने किया। कौन से वाले में से किया? जो अदिति ने डेल से 4 खरीद के रखा था। ठीक है, समझ में आया? चलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मतलब छोटा है लेकिन स्टिल मुझे चाहिए कि वो एक अच्छे से समझ आ जाए। बट यस प्लीज डू ट्राई टू गिव द कंप्लीट अटेंशन हियर। अब ये जो है ना, ये वाले केस थर्ड और फोर्थ, ये दोनों वाइस वर्सा है। एक में क्या हो रहा है, पहले अदिति ने डेल को कॉल किया कि भाई एक कंप्यूटर मुझे दो, मुझे आगे जाके रिप्लेस करवाना है। सेकंड वाले में पहले रिप्लेस किया और फिर रिक्वेजिशन रेज किया। रिक्वेजिशन मतलब रिप्लेनिशमेंट काइंड ऑफ, कि आप अब कंप्यूटर हमें दे दो। टैक्स इनवॉइस नहीं चार्ज कर रहे, क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, इसमें हो रहा है रिप्लेनिशमेंट। दोनों के केस में जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। दिस इज अ सिंपल केस ऑफ रिप्लेनिशमेंट। एक में पहले रिक्वेजिशन हो रहा है, एक में बाद में रिक्वेजिशन हो रहा है। अरे रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट कि मुझे कंप्यूटर दो। बस आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। जीएसटी आईटीसी रिवर्सल कहीं पे भी किसी का नहीं है, और जीएसटी एक जगह लगेगा, व्हेन अदिति दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटर विल गिव अ टैक्स इनवॉइस टू द मैन्युफैक्चरर दैट इज डेल। आगे आ जाओ, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है? मैंने कल विजय सेल से एक टीवी खरीदा था, उन्होंने पूछा कि आपको इसके अंदर 2 साल का वारंटी मिलेगा, डू यू वांट 1 more year वारंटी? आप मुझे लेट से 1000 रुपए पे कर दो और हम आपको 1 साल या 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे देंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप दैट क्या ये एक्सटेंडेड वारंटी को सेपरेटली टैक्स करना है या नहीं करना? अब देखना एक बात, अगर आप ये उसी टाइम जिस टाइम टीवी खरीदा फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द सेम पर्सन आप एक्सटेंडेड वारंटी खरीद लेते हो, तो वहां पे आपको सेपरेटली टैक्स करने की जरूरत नहीं है। इट विल बिकम अ केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल एलिमेंट इज द टीवी। लेकिन अगर आप उसके बाद खरीदते हो, लेट्स से मैंने कल नहीं खरीदा, मैंने आज जाके खरीद लिया, तो एनी टाइम आफ्टर द ओरिजिनल सप्लाई, या फिर मैंने किसी और से खरीदा, मैंने इससे नहीं किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया वारंटी, तो उस केस में ये सेपरेटली टैक्स हो जाएगा। क्योंकि कॉम्पोजिट होने के लिए ये उसी टाइम होना चाहिए और उसी मैन्युफैक्चरर के साथ होना चाहिए, वरना जो है ये सेपरेटली टैक्स हो जाएगा एक्सटेंडेड वारंटी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के ऊपर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था कि जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज होता है, लेट्स से मैं एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं, बिल्डिंग में मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ टॉप फ्लोर ही चाहिए, दैट इज माय प्रेफर्ड लोकेशन, जिसके लिए मैं फ्लैट के ऊपर 1 करोड़ रुपए और पे करने को रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज है, क्या वो अलग से टैक्स करना है? बिल्कुल भी नहीं, वो से अलग से टैक्स नहीं होगा। इट विल बी अ कंपोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल एलिमेंट इज दैट कंस्ट्रक्शन सर्विस और द फ्लैट। मतलब जो फ्लैट की ट्रीटमेंट है जीएसटी की, वही उठा के आप लगा देना पीएलसी के ऊपर, वो अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एक नया टाइप ऑफ कंसेप्ट कवर हुआ था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, when the share options plans are given by a company to its employee, but that option is to purchase or subscribe for the securities of a foreign holding. तो बेसिकली 2 सेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस है। लेट्स से एचयूएल ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ यूनिलीवर दैट इज अ फॉरेन पेरेंट कंपनी। अगर सब्सक्राइब किया तो इसको मिलेगा सिक्योरिटी। यूनिलीवर यहाँ पे कोई चैरिटी तो करने नहीं बैठा, यूनिलीवर ने पूछा भैया मेरा पैसा कौन पे करेगा, दैट इज द मेरे शेयर्स का पैसा कौन पे करेगा? वो एचयूएल पे करेगा, क्योंकि एचयूएल की सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट है ना ये। तो अब सिंपल बात आती है कि क्या यहाँ पे कहीं पे जीएसटी आएगा क्या? 3 बातें आपको समझनी है। जब ये ऑप्शन टू सब्सक्राइब एक्सरसाइज किया जाएगा, यहाँ पे कहीं पे भी कोई जीएसटी का इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? 2 रीजंस की वजह से। पहला, सिक्योरिटीज आर नॉट इन द स्कोप ऑफ जीएसटी, और दूसरा, दिस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी कॉन्ट्रैक्ट। तो शेड्यूल नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1 में whatever employee does for the employer in the course of employment is not a GST. Hence correspondingly salary and whatever is happening, whatever is being given by the company in exchange is also not a part of GST. वो सप्लाई में नहीं आता फिर। तो ये 2 रीजंस बनते इस ट्रांजैक्शन को डील करने के लिए। इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? जब यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑफ दैट शेयर सिक्योरिटी होगा, कोई जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा। सेम रीजन, सिक्योरिटीज आर नॉट इन द स्कोप ऑफ जीएसटी, वो तो ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है। अब रही एक बात कि अगर इसके ऊपर ओवर एंड अबव अगर कोई चार्ज पे किया जाता है, कोई कन्वीनियंस फी पे करी जाती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज पे किया जाता है, तो उस पर जीएसटी लगेगा, एंड दैट विल बी अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड दैट विल बी चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज, अब हमारा एक चैप्टर हो गया, अभी हम सेकेंड चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। चार्ज,
आरसीएम के अंदर मेटल स्क्रैप में एक नया अमेंडमेंट डाला था उस टाइम, दैट इज अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। तो मेटल स्क्रैप की अगर मैं आपको एक क्विकली समरी बता दूं, हालांकि टेलीग्राम पे डाली थी ये मैंने, सुन लो। अगर रजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को सेल किया तो ये जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में और इस पे टीडीएस कटता है। अगर रजिस्टर्ड ने अनरजिस्टर्ड को सेल किया तो ये जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में और इसमें कोई भी टीडीएस नहीं आता। अगर अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को सेल किया तो ये जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, दैट वाज इंसर्टेड लाइक May 25 के अमेंडमेंट्स में, एंड ऑब्वियसली इसमें टीडीएस नहीं जाता। और अगर अनरजिस्टर्ड ने अनरजिस्टर्ड को सेल किया तो ना ही इसमें कोई टैक्स कटने वाला है, आरसीएम एफसीएम बनेगा ही नहीं, किसको पकड़ेंगे, दोनों ही छोटे आदमी है, और ना ही इसके अंदर कोई टीडीएस का मतलब बनता है। ठीक है, सो दिस वाज देयर। सेकंड, एक नई आइटम ऐड हुई थी आपके सर्विस के आरसीएम लिस्ट के अंदर। दिस वाज अ बिट सरप्राइजिंग, क्योंकि कई बच्चों को ये भी नहीं पता था, बट कोई बात नहीं, इसी के लिए तो ये वीडियो बन रहा है। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को रेंट पे दे दी तो यहां पे लग जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। लेकिन ये जो रजिस्टर्ड वर्ड है ना, लेकिन ये जो रजिस्टर्ड वर्ड है, इसके ऊपर एक बाद में अमेंडमेंट आ गया था, मैं अभी वैसे बता के रख रहा हूं, दैट इस रजिस्टर्ड पर्सन में इट डजंट इंक्लूड द कॉम्पोजिशन पर्सन। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला आदमी इसके अंदर कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी पे नो टैक्स, unregistered to registered under regular scheme RCM and unregistered to registered under composition scheme again no tax। ठीक है, और एग्जेम्पशन कोई है ही नहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। बाकी एक बार प्रॉपर्टी ऑन रेंट का मेरा एक जीएसटी शॉर्ट था, वो देख लेना, शायद नया भी डाल पाऊंगा तो डाल दूंगा, बट ये सारी चीजें एमसीक्यूज वगैरह में भी हमारे कवर्ड है टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज डन। नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, कुछ इसके अंदर क्लैरिफिकेशन आई थी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टेस्ट होती है ये। गुड सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीवरी एड्रेस, जैसे खासकर ई कॉमर्स पे। मैं अपनी सिस्टर के लिए एक गिफ्ट ले रहा हूं, मैं बैठा हूं पुणे महाराष्ट्र के अंदर, मेरी सिस्टर बैठी है दिल्ली के अंदर और मैं उसको डिलीवर करवा रहा हूं, तो यहाँ पे आपको 10(1) CA ही लगाना है एंड द डिलीवरी एड्रेस विल बी द आंसर ऑफ योर प्लेस ऑफ सप्लाई डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, 10(1) CA ही लगाना है, अनरजिस्टर्ड चेक करना है। ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जाम एंड सम स्टूडेंट्स को नहीं पता था, ये क्लैरिफिकेशन है, तो प्लीज ये चीजें ध्यान दो। नेक्स्ट, कस्टडियल सिक्योरिटीज। कस्टडियल सर्विसेज क्या होता है, सिक्योरिटीज मेंटेनेंस का काम जब ये बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो कहीं ना कहीं सर्विस का केस है एंड 1% इज आउटसाइड इंडिया। तो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्या कहती है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग कहती है कि हमारा सेक्शन नंबर 13 लगेगा, लेकिन क्या इसके अंदर 13(8) लगेगा क्या, दैट इज द अकाउंट होल्डर वाला। नो, यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि एफपीआईज जो है ना, जिनके सिक्योरिटीज का कस्टडी का काम किया जा रहा है, वो अकाउंट होल्डर्स नहीं है। ओके, अकाउंट होल्डर्स का मतलब होता है अकाउंट बेयरिंग इंटरेस्ट जो होल्ड कर रहे हैं, बट ये अकाउंट होल्डर्स नहीं है, 13(8) नहीं लगेगा, ये लगेगा आपका 13(2) के अंदर। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन था, व्हेन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दैट इज कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन, जब वन स्टॉप सोल्यूशन दिया जा रहा है राइट फ्रॉम द प्लानिंग टू कंटेंट टू फॉरेन क्लाइंट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाइट रिवर मीडिया करके एक कंपनी है मुंबई की, फॉरेन क्लाइंट है लेट्स से टेस्ला, जो इंडिया में आना चाहता है, जिसके लिए उसके कुछ एडवर्टीजमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है व्हाइट रिवर मीडिया के साथ कि आप सारी प्लानिंग करो, सारा मेरा कंटेंट बनाओ, कंटेंट राइटिंग करो, ब्लॉग राइटिंग करो, आप सब कुछ करो। और उसके लिए बाद में व्हाइट रिवर मीडिया ने लेट्स से एक मीडिया ओनर के साथ, लेट्स से सन टीवी, उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है एड्स वगैरह चलाने के लिए। सवाल ये उठा कि क्या ये व्हाइट रिवर मीडिया जो है ये इंटरमीडियरी के नाम पे आएगी क्या, मतलब क्या ये 13(8) के अंदर फॉल करेगा क्या, आंसर इज नो। इंटरमीडियरी का मतलब होता है दो जनों को मिलवा के बीच में कमीशन खाने का, वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे डील किया जा रहा है। दिस इज अ केस ऑफ 13(2), ये अलग सप्लाई है, ये अलग सप्लाई है, तो जो ये वाला आपका सप्लाई बन रहा है दिस इज 13(2), दिस इज 13(2), डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा। एंड हु इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज दिस फॉरेन क्लाइंट, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 93 के हिसाब से रेसिपिएंट इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन। वो foreign client is the recipient, not the people who are going to see the ad, not the representative of the foreign client। इनवॉइस इसके नाम पे चढ़ेगा, ये लोग पैसा पे करेंगे, तो ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा रेसिपिएंट है। ठीक है, अब रही बात सर क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन सकता है क्या सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, यस बिल्कुल बन सकता है। सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर बन जाएगा क्योंकि 13(2) लग जाएगा। बस चेक करना पड़ेगा कि भैया करेंसी जो आ रही है, पैसा जो रियलाइज हो रहा है, दैट शुड बी इन द कन्वर्टेबल फॉरेक्स और आईएनआर। ठीक है, पर आईएनआर परमिटेड नहीं होगा तो फिर आपको कन्वर्टेबल फॉरेक्स में ही लाना पड़ेगा। लेकिन सर अगर क्या जेन्युइनली अगर कई कबार एडवर्टाइजिंग कंपनी सिर्फ फॉरेन क्लाइंट और मीडिया ओनर को मिलवाती है और अपना कमीशन खाती है, तो उस केस में बट नेचुरली 13(8) लग जाएगा।
तो क्वेश्चन बताएगा हमें कि क्या वो सारा का सारा काम कर रही है क्या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, कि एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर आगे डील कर रही है, तो दैट इज अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। कई कबार वो कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करती, बस वो फॉरेन क्लाइंट एंड मीडिया ओनर को मिलवाती है। इन्हीं के बीच में जो है वो सप्लाई होता है, एंड द इंटरमीडियरी सप्लाई इज एन एंसिलरी सप्लाई। सो दिस इज द मेन सप्लाई एंड इंटरमीडियरी की सप्लाई इज अ एंसिलियरी सप्लाई, दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ इंटरमीडियरी। तो वहां पे बिंदास 13(8) लगेगा, जहां पे आपका आंसर क्या बनता है, क्या बनता है आंसर, प्लेस ऑफ सप्लाई का, लोकेशन ऑफ सप्लाई। ओके, चलो एक और क्लैरिफिकेशन आया था विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। पार्टी सुनना कौन कौन होती है, डीएचएसपी फॉर एग्जांपल गोडैडी इन इंडिया, these are the data hosting service provider. This is the cloud computing service provider, for example Amazon Web Services। और Amazon Web Services के सारे क्लाइंट्स हैं जो कि अलग अलग यूजर्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सवाल सिर्फ इतना उठा कि जो इनके बीच में सप्लाई हो रही है, जो इनके बीच में सप्लाई हो रही है, दिस इज अंडर 13(8), क्या इंटरमीडियरी का केस बनता है क्या, नहीं ना सर। इंटरमीडियरी की क्या कंडीशन होती है, एक मेन सप्लाई है, एक एंसिलरी सप्लाई है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो गोडैडी है क्या उसने इन दोनों को मिलवा के बीच में कमीशन खाया क्या, नो। इसको तो फर्क भी नहीं पड़ता ये लोग कौन है, ये अपना काम कर रहा है, ये इसको अपनी सर्विस दे रहा है और ये पेमेंट फॉरेक्स में रिसीव कर रहा है। तो आप यहाँ पे लगाओगे 13(2) का केस, आप यहाँ पे 13(2) लगाओगे, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉरेन बन जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन सकता है अगर पेमेंट फॉरेक्स में आया तो यस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा, पर 13(8) मत लगा देना पेपर में, 13(2) लगाना। यही चीज है, बस आपको पकड़नी है कि पेपर में क्या करना है, यही है पर्पस इस वीडियो का, एंड टू क्विकली रिकैप थ्रू ऑल द सर्कुलर्स एंड ऑल द अपडेट्स। चलो आई होप आपको मजा आ रहा है, तो लाइक करके अभी कमेंट करो, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूं तो तुम करते भी नहीं हो कभी कभार। चलो आ जाओ, एग्जेम्पशंस को आ जाओ खत्म करते। एक एंट्री नहीं डाली थी विद रिस्पेक्ट टू द एफिलिएशन सर्विसेज। एफिलिएशन मतलब हम लिखते हैं एफिलिएटेड टू सीबीएसई। तो अगर कोई सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड या काउंसिल ये एफिलिएशन की सर्विस दे रहा है, मतलब ये लिखने के लिए पैसा देना पड़ता है भाई सीबीएसई वगैरह को। तो अगर कोई वो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल मतलब ओन कंट्रोल बाय सीजीएसडी, यूटीएलए, जीएजी, अगर तुमने मेरे से ये पूछा कि जीएजी का क्या मतलब है, तो फिर मैं डांट लगा दूंगा। मैंने पहले भी आपको बोला है सारी चीजें ढंग से पढ़नी है। ये टेस्ट हुआ था अभी आपके सितंबर पेपर में भी। अभी के अभी वीडियो को रोको और गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब रिवाइज करके आओ चैप्टर नंबर 4 से। 90% इक्विटी कंट्रोल कुछ आपको स्ट्राइक कर जाएगा, देख के आओ। तो ये जो है वो सरकारी रिलेटेड स्कूल्स है। व्हाट अबाउट प्राइवेट स्कूल्स, जैसे अगर मेरा स्कूल था बाल भारती पब्लिक स्कूल या दिल्ली का जैसे डीपीएस, रेयान इंटरनेशनल, ये लोग सीबीएसई से एफिलिएटेड लिखते हैं, ये पैसा पे करते हैं, वहां पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, वहां पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, there are approved flying training courses which are conducted by the flying training organizations, पायलट वगैरह बनने के लिए। तो these courses are properly approved by the director of the director general of civil aviation, that is our Indian government ही। तो डीजीसी अप्रूव्ड रहते हैं, वहां से सर्टिफिकेट मिलता है, प्रॉपरली रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ है, तो आप उसको बिंदास एग्जेम्पशन में डाल देना, ठीक है। आप उसको बिंदास एग्जेम्पशन में डाल देना। एफिलिएशन सर्विसेज जो कॉलेज को दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एफिलिएटेड, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, वो सब टैक्सेबल है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वो सब टैक्सेबल है। कोई भी कैसा भी कॉलेज हो वहां पे सब जगह आपको टैक्स लगने वाला है, वहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2-3 एंट्रीज ऐड हुई थी, जरा ध्यान से सुनना। इंडियन रेलवेज जो इंडिविजुअल्स को सर्विस दे रही है, इंडिविजुअल्स मतलब ये लोग लाइबल टू पे द कंसिडरेशन है, ठीक है। कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स को सर्विस दी जा रही है किसकी, प्लेटफॉर्म टिकट सेल, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सर्विसेज जहां पे बैगेज आप रख सकते हो, या फिर बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस, पैर में दर्द है तो बैटरी में बैठ के जाना है, तो ये 4 सर्विसेज अगर इंडिविजुअल को दी जा रही है और उसका कोई चार्ज लिया जा रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, इंडियन रेलवेज का एक जोन दूसरे जोन को कोई सर्विस दे रहा है, सेंट्रल ईस्टर्न को दे रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न को दे रहा है, आपस में खेल रहे हैं, नो जीएसटी। और ये वाला जो है बड़ा ही स्पेसिफिक है, बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। एक एसपीवी है, सर एसपीवी मतलब गाड़ी है क्या, व्हीकल है क्या, नहीं सुनो, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक एंटिटी बनाई हुई है एक स्पेशल पर्पस के लिए। क्या पर्पस है हमें नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में बस समझना। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक एंटिटी बनाई हुई है जिसने इंडियन रेलवे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे दिया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे दिया है, ठीक है। और उसके बदले में ये इसको क्या देगा, थोड़ा बहुत रेंट दे देगा, थोड़ा बहुत कंसिडरेशन दे देगा, और बदले में बोलेगा चल मैं थोड़ा कंसिडरेशन तुझे दे दूंगा और मैं साथ साथ तेरे लिए मेंटेनेंस का काम कर लूंगा, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग फलाना है हम उसको मेंटेन करने का काम कर लेंगे। तो नहीं तो फिर आपको मेंटेन करना पड़ता ना, तो हम आपको थोड़ा पैसा देंगे, थोड़ा मेंटेनेंस देंगे, बस समझ लेना दिस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है।
इसका एक 10-15 साल 20 साल का एक कंसेशन पीरियड रहता है, वो कंसेशन पीरियड आपको कुछ नहीं लर्न करना, बस उसके अंदर ही आपको एग्जामिशन मिल जाएगा, इसके ऊपर कहीं पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। फिर एक क्लैरिफिकेशन आया, रेरा जो है ना, रेरा आजकल सुना होगा, ये प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड, ये प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको गवर्नमेंटल अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया हुआ है सर? गवर्नमेंटल अथॉरिटी का दर्जा इसीलिए दिया है क्योंकि इनका जो काम है ना रियल एस्टेट को पूरा मॉनिटर करना, दैट इज लाइक अ फंक्शन ऑफ शेड्यूल नंबर 7, ठीक है, शेड्यूल नंबर 12 सॉरी, 11th एंड 12th शेड्यूल होते हैं ना हमारे पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वाले, तो ये उसी से लिंक्ड है, उसी से लिंक्ड है क्योंकि उसके एंट्री 1 और 2 से ये मैच करता है। तो हमने क्या बोला भाई, रेरा इज इक्वल टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी के फंक्शंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एंट्री नंबर 4 एंट्री नंबर 5 जो आप पढ़ते हो, ठीक है। सो इस केस में आपको ये याद रखना है कि अगर रेरा का कोई कलेक्शन पेपर में आ गया तो भाई साहब उसको आप क्या करोगे, उसको आप एग्जेम्प्ट करोगे, क्या करोगे, एग्जेम्प्ट करोगे, जीएसटी आपको नहीं लगाना है, ठीक है जी। चलो अब एक ही अमेंडमेंट आया बड़ा सा, सर इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं, सुनो कैसे समझा इसको, छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। ये इंडिया में कंपनी है लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसकी एक पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज यूएस, एग्जांपल के लिए मैं बाहर की कंपनी ले रहा हूं, ठीक है ना, फॉरेन एफिलिएट है, इसने इसको लोन दिया, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक पेरेंट कंपनी अपने बच्चे को लोन देगी तो क्या यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस, क्रेडिट कॉस्ट, क्रेडिट रेटिंग, ये सब काम किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा इंडिपेंडेंट लेंडर नहीं है ना। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन लिया है आईसीआईसीआई बैंक से, तो क्या इस केस में कोई क्रेडिट रेटिंग वगैरह के चार्जेस लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, असेसमेंट चार्जेस लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट लेंडर है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट लेंडर जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज पता ही नहीं है। तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्वियसली वो कंसिडरेशन नहीं था, जीएसटी ऑफिसर ने बोला कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, शेड्यूल नंबर 1 में क्लिक कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये रिलेटेड पर्सन है। तो इन्होंने शेड्यूल 1 में करके इसको वैल्यूएशन में डाल दिया, रूल 28 में, और टैक्स लगाना स्टार्ट किया। सीबीआईसी बीच में आया, बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पे टैक्स मत लगाओ, इसको डीम टू सप्लाई मत बनाओ। हालांकि कंसेप्ट सही है, शेड्यूल 1 लगना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं आप मत लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है ना, यहाँ पे शेड्यूल 1 कहाँ पकड़ना होता है, शेड्यूल 1 का इंटेंट क्या था मुझे बताओ, कि जहां पे लगना चाहिए था लेकिन आप कंसिडरेशन नहीं लगाते, रिलेटेड पर्संस अपने आप में बिना कंसिडरेशन काम करते हैं, स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, तो यार वहां पे जो है आपको जीएसटी लगाना चाहिए, शेड्यूल नंबर 1 में लेके आते हैं कि आप उसको टैक्स करो, सप्लाई बनाओ, वैल्यूएशन करो। लेकिन यहाँ पे सीबीआईसी ने बोला कि यहाँ पे कोई काम चोरी से ज्यादा कोई पैसों की चोरी या ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट अ प्लानिंग प्लॉटिंग विच इज टेकिंग प्लेस, दिस इज अ वेरी जेन्युइन केस, कि जब कोई एक कंपनी दूसरे को जानती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्रेडिट एजेंसीज की तरह काम नहीं करेंगी, कोई क्रेडिट रेटिंग का या असेसमेंट का खर्चा नहीं करेंगी, वो खर्चे यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे कंपनी के साथ रिलेटेड है। सो इसमें आपको एक ना पेपर में वर्ड डालना है कि दीज टू लोन ट्रांजैक्शंस आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग। क्या वर्ड डालना है? दीज टू ट्रांजैक्शंस आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग। ये सेम नहीं है, आप इसको कंपेरेबल में नहीं डाल सकते, तो आपको यहाँ पे इन शॉर्ट सप्लाई बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक कंसिडरेशन आएगा, दैट इज इंटरेस्ट का, ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। अब क्रेडिट जो भी असेसमेंट चार्जेस हो गया, क्रेडिट रेटिंग इवैल्यूएशन हो गया, वो सब चार्ज मत बनाना सप्लाई, आप यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लगाओ, और वो इंटरेस्ट भी आपको पता है एंट्री 27 में दैट इज एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई जीएसटी का कलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज में थोड़ा सा एक लर्निंग में प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम लेना मत, आप बस 1-2 नाम लर्न कर लो, वो नाम पेपर में आया तो उसी से लिंक्ड या तो वो इंस्टीट्यूशन, उससे लिंक्ड असेसमेंट एजेंसी, उससे लिंक्ड ट्रेनिंग पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या है सर इसमें नाम? एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो नेशनल आपको वर्ड दिख जाएगा, सरकारी लिंक है इसके अंदर। अवॉर्डिंग बॉडी या असेसमेंट एजेंसी, कोई अवॉर्डिंग बॉडी है, कोई टेस्ट वेस्ट करवा रही है, असेसमेंट करवा रही है, जो इसी से लिंक्ड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। या कोई ट्रेनिंग बॉडी विच इज एक्रेडिटेड विद एन अवॉर्डिंग बॉडी, जो कि अल्टीमेटली एनसीवीटी से लिंक्ड है। तो लिंक यार एनसीवीटी का है, एनएसडीसी का है, सिंपल, ओके। ये क्या काम करवा रहे हैं? ये स्किल डेवलप करा रहे हैं, कोई वोकेशनल स्किल्स डेवलप करवा रहे हैं, ताकि लोगों को काम मिले, थोड़ा दे बिकम एम्प्लॉयबल। नेक्स्ट, सेंट्रली एम्पैनल्ड असेसिंग बॉडीज अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। ये आपका नेक्स्ट वर्ड लर्न करने वाला, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। सरकारी है यार सब, स्कीम हो गया, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीजें।
उसके बाद ग्रामीण कौशल्य योजना विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो उस पर्टिकुलर ग्रामीण कौशल्य योजना के अंदर आपको कुछ सिखा रहा है, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, उसके बदले में आपकी जो भी फीस लगेगी वो एग्जेम्प्ट है, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, सरकारी लिंक है। तो पेपर में ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसी के रिस्पेक्ट में छोटा सा एडिशन हुआ है क्लॉज नंबर एफ में, ट्रेनिंग पार्टनर के रिस्पेक्ट में, वो सितंबर के साथ में आपको बता दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पे आओ, रेसिडेंशियल यूनिट्स का जो हम एग्जेम्पशन एंट्री पढ़ते हैं दैट इज एंट्री नंबर 12, दैट इज द प्राइमरी एडजस्टमेंट यार, जो आपको सबको पता है कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन फॉर यूज एज ए रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड नहीं है रजिस्टर्ड है तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जेम्पशन वो एप्लीकेबल आपको पता है, इट्स नॉर्मल एंट्री, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी हटा दी गई थी फॉर पीजी स्टूडेंट एकोमोडेशन एंड रेसिडेंसेस। क्यों? क्योंकि उसके लिए नया एंट्री नंबर 12A आया था, जहां पे दो कंडीशन लगाई गई थी, मिनिमम 90 कंटिन्यूस डेज का वहां पे आप पीजी वगैरह में दे रहे हो, और जो रेंट आप कमा रहे हो दैट शुड नॉट क्रॉस 20,000 पर पर्सन पर मंथ। ये नया एंट्री डल गया था एंट्री नंबर 12A में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी ऑन रेंट का आपको प्रॉपर एनालिसिस आना चाहिए। उसके बाद एक नया एंट्री डाला था 25A। 25A क्या बोलता है? देखो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम था। उसके रिस्पेक्ट में जो एंसिलरी सर्विसेज आती है, जैसे मीटर रेंट पे देना, मीटर चेंज कराना, डुप्लीकेट बिल के चार्जेस, कोई भी एंसिलरी चार्जेस वो पहले टैक्स होते थे लेकिन अब वो एग्जेम्प्ट है। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक और अमेंडमेंट आ चुका है जो सितंबर वाले में हम कवर करेंगे अभी इसी वीडियो में। वहां पे बस एंड की जगह और पड़ा है। मतलब पहले क्या होता था, कंपनी शुड बी इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो हो सकती है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, या तो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दीज आर टू सेपरेट प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, बट ये और समझ लेना। एंड यस, नाउ एंसिलरी जो चीजें होती है जैसे टेस्टिंग फॉर मीटर या फिर रिलीजिंग द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपको कनेक्शन चेंज कराना है तो उसमें आपको कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ता है, मीटर शिफ्ट कराना है, डुप्लीकेट बिल का खर्चा, सब के सब ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अब हमारे एग्जेम्प्ट है। उसके बाद एक नया एंट्री डाला था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, तो सुनना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज दिए जा रहे हैं, कौन दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं, ये लोग सप्लायर है, दैट इज गवर्नमेंट एंटिटी या फिर रिसर्च एसोसिएशन जो कि नोटिफाइड है सेक्शन 35 में। सेक्शन 35 किसका? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में तुम साइंटिफिक रिसर्च का एक डिडक्शन पढ़ते हो ना, बिजनेस एक्सपेंस का, ये वो वाले यहाँ पे रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी या कॉलेज कवर करेंगे। तो ये लोग सप्लाई कर रहे हैं सर्विस कौन सी? R&D की, और बदले में इनको क्या मिल रहा है? बदले में इनको मिल रहा है कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। तो वो ग्रांट्स पे आपको कहीं पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। हम इंडिया में R&D प्रमोट करना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बस ध्यान रखना कि ये लोग जो नोटिफाइड होने चाहिए अंडर सेक्शन 35 इनकम टैक्स में, ये तब होने चाहिए जब वो R&D दे रहे हैं, ठीक है, जब वो काम कर रहे हैं। उसके बाद एंट्री नंबर 36A जो कि बात करता है आपके इंश्योरेंस सेक्टर में, यू नो द री इंश्योरेंस। देयर आर 3 एंट्रीज 35, 36, 40। ये क्या क्या है सर? जनरल इंश्योरेंस की कुछ एग्जामिशंस, लाइफ इंश्योरेंस की एग्जामिशन, और एंट्री 40 इज एन इंश्योरेंस सर्विस टू गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट पूरा प्रीमियम पे करती है, वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद हमें ये पता है री इंश्योरेंस ऑफ दीज सर्विसेज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। इसके बियॉन्ड क्या आया? रेट्रोसेशन, मतलब री इंश्योरेंस ऑफ री इंश्योरेंस। बेस एंट्री 35, 36, 40, जैसे जनरल इंश्योरेंस में वो कैटल स्कीम वगैरह, वो बड़ी सी लिस्ट आती है ना, तो वो एंट्री 35, 36, 40 एग्जेम्प्ट, उसका री इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट, री इंश्योरेंस ऑफ री इंश्योरेंस, रेट्रोसेशन एग्जेम्प्ट। ठीक है, चलो एक नया एंट्री था विच वॉज सरप्राइजिंग, बिकॉज अभी इसके बारे में मैंने टेस्ट किया था टेलीग्राम पे MCQs पे, तो काफी जनों ने पूछा था कि सर ये कब आया, तो भैया ये आ चुका है, इसको पढ़ लो अच्छे से। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या हो रही है सुनना, ये एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। एक फॉरेन एयरलाइन का कंपनी है, लेट्स से लुफ्थांजा, ओके, लुफ्थांजा लेट्स से जर्मनी का, आई थिंक जर्मनी का ही होगा, जर्मनी समझ लो, ठीक है। लुफ्थांजा जर्मनी का इंडिया में एक ऑफिस है, ठीक है, लुफ्थांजा का इंडिया में भी ऑफिस है, वो ऑपरेट करता है। अब क्या होता है, बहुत सारी सर्विसेज ना, ये बाहर की कंपनी इंडियन ब्रांच को या जो भी है आप इसको कह लो एंटिटी को, ये फ्री में कुछ सप्लाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूज ऑफ टिकटिंग सॉफ्टवेयर या जो भी इंटरनल सर्विसेज होती है वो फ्री में देती है, ठीक है, वो फ्री में देती है। अब क्या होता है, क्योंकि ये रिलेटेड है तो मार्केट में हमारे जीएसटी ऑफिसर पहुंच गए शेड्यूल नंबर 1 लगाने के लिए और इसको सप्लाई बनाने के लिए, सप्लाई के बाद इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस में डालने के लिए, लेकिन हमने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया। हमने क्या बोला कि ये लोगों को ये जो सर्विस है प्रोवाइडेड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, तो उस केस में इनको एग्जेम्पशन दे देंगे जो भी एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ फॉरेन कंपनी, जो आप एसपीएम में पढ़ते होंगे, पता ही है वैसे मुझे तुम एसपीएम में क्या पढ़ते हो, बट सुन लो 2 क्लॉज 42 कंपनीज एक्ट का एक फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन होता है कि कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और इंडिया में वो काम कर रही है। मतलब डिटेल्ड एनालिसिस नॉट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी, बट एटलीस्ट सेक्शन पता होना चाहिए 2 क्लॉज 42। तो ये एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए था।
import of services by an establishment of a foreign company airline industry from a related person, but condition क्या है, no consideration। अगर उन्होंने खुद ही इसको कंसिडरेशन में डाल दिया, मतलब अगर वो खुद ही उसको एक कमर्शियल सप्लाई की तरह डील कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन की तरह डील कर रहे हैं, तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। एंड यस, उस केस में वैल्यूएशन का भी इन्वोक किया जा सकता है कि वैल्यूएशन आपने ठीक करी या नहीं करी। कुछ कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि जो ये लुफ्थांसा इंडिया में ऑपरेट कर रहा है उसके ऊपर वो जीएसटी पे करेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि रेसिप्रोसिटी रहनी चाहिए। रेसिप्रोसिटी मतलब जर्मनी का गवर्नमेंट भी अगर कल को एयर इंडिया वहां पे काम कर रही है और कोई इंपोर्ट कर रही है जर्मनी में, तो जर्मनी गवर्नमेंट शुड नॉट चार्ज एनी देयर इनडायरेक्ट टैक्स ऑन दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लाइक वी आर एग्जेम्प्टिंग, दे शुड ऑल्सो गिव एन एग्जेम्पशन। बस यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बेसिक एमसीए इसको सर्टिफाई करता है कि यस, ये जो फॉरेन कंपनी का ये एयरलाइन इंडस्ट्री है दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट अंडर द बायलैटरल एग्रीमेंट विद इंडिया, मतलब वो डेजिग्नेटेड है, आप वहां पे एग्जेम्पशन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब ये टाइम ऑफ सप्लाई आता है। टाइम ऑफ सप्लाई में 2 सर्कुलर आए थे, इसके बहुत गहराई में अभी जाने की आप कोशिश मत करना, उलझ जाओगे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि पेपर में लिखना क्या है, कंक्लूड क्या करना है, या कल को एमसीक्यू आ गया तो क्या लिख के आना है। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, दिस वाज अ क्लैरिफिकेशन, 2 क्लैरिफिकेशंस। फर्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस अंडर द HAM मॉडल ऑफ NHAI। ये HAM मॉडल क्या होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसके अंदर लेट से कॉन्ट्रैक्टर हूं मैं और NHAI मुझे बोलता है कि बेटा एक बढ़िया सा हाईवे बना और उसको मेंटेन भी कर, ठीक है। एक बढ़िया सा हाईवे बना और उसको मेंटेन भी कर। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर क्या इसको 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में तोड़ना है क्या, बनाना एंड देन बाद में उसको मेंटेन करना अगले 10 साल 15 साल? नो, इसको एक ही तरह देखना है, होलिस्टिकली चेक करना है। दिस विल बी 1 कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है, 1 कॉन्ट्रैक्ट ओनली, जिसको प्यार से बोला जाता है DBOT। क्या बोला जाता है, DBOT, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखना है। अब रही बात सर यहाँ पे क्या होता है ना, स्टैगर्ड पेमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टैगर्ड पेमेंट्स मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स, क्यों, ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, वरना क्या होगा, मैं तो काम करके पैसे लेके निकल जाऊंगा, फिर वो काम सही से हुआ है नहीं हुआ है वो चेक नहीं रख पाएंगे। सो दीज आर स्टैगर्ड पेमेंट्स विच इन्वॉल्व द इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल, ओके। तो जब ये इंटरेस्ट अमाउंट भी इन्वॉल्व करेंगे तो क्या ये इंटरेस्ट पार्ट ऑफ वैल्यूएशन बनेगा? यस, बिल्कुल पार्ट ऑफ वैल्यूएशन बनेगा 15(2)D में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई का लगेगा, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 6 लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब दिस विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ सेपरेट इंटरेस्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ओनली। तो जैसा हम आपको समझा रहे टाइम ऑफ सप्लाई, आप सेम कंसेप्ट लगा देना इंटरेस्ट के ऊपर। अब सर कैसे लगाना है टाइम ऑफ सप्लाई? नॉर्मल, दिस इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि ये मोर देन 3 मंथ्स जाएगा, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। आप यहाँ पे नॉर्मल FCM लगा दोगे, दैट इज योर सेक्शन नंबर 13(2), एंड 13(2) comes with a critical question that whether invoice is issued within time or not। इनवॉइस का टाइम आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के ड्यू डेट से, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो हमें पेमेंट डेट को किससे कंपेयर करना पड़ता है? हमें कंपेयर करना पड़ता है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से। बस यही पे आके मामला अटक गया था कि यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या ले, तो वो आपको क्या लेना है, व्हेन देयर इज अ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट को ही आप कंपेयर करोगे, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट को ही आप मानोगे प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर इनवॉइस टाइम से नहीं निकला तो। देखो, अगर इनवॉइस टाइम से निकल गया उसको पेमेंट से कंपेयर कर लो, इनवॉइस टाइम से नहीं निकला, ड्यू डेट से नहीं निकला, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस को पेमेंट से कंपेयर करना है, लेकिन प्रोविजन ऑफ सर्विस को क्या मानना है, यू हैव टू कंसीडर इट एज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ओनली, ठीक है। बस ये इन्होंने यहाँ पे हमें समझाया और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ऐसा ही लिखना पेपर में, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग इसमें मत लगाना। दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्पेक्ट्रम यूसेज एंड सिमिलर सर्विसेज। क्या होता है ये स्पेक्ट्रम यूसेज वगैरह? इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें क्या दे रही है, हमें स्पेक्ट्रम दे रही है, लेट्स से एयरटेल को दे रही है। सो दिस इज अ स्पेक्ट्रम एलोकेशन या नेचुरल रिसोर्सेज, उसके ऊपर ये एलोकेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेक्शन कौन सा प्राइमरीली लगा रहे हैं हम? वी आर अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13(3), क्योंकि ये आरसीएम का केस बनेगा, सर्विस बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको 2 केस बनाने हैं। अब फर्स्ट केस ये बनता है व्हेन द पेमेंट इज अपफ्रंट ड्यू। अगर अपफ्रंट है आपका पेमेंट का केस, तो उस केस में आंसर आपको क्या पेपर में लिख के आना है और अंडरलाइन करना है, प्रेजेंटेशन में बता दिया है। द अपफ्रंट पेमेंट में आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी व्हेन द पेमेंट इज ड्यू और मेड व्हिचएवर इज अर्लियर। सर क्यों? क्योंकि 13(3) के अंदर, आरसीएम के अंदर वन ऑफ द डेट्स इज पेमेंट डेट, तो जो भी आपकी ड्यू हुई, आपने पे किया, वो दोनों डेट्स में से अर्लियर बनने वाली है, राइट, क्योंकि एडवांस का केस है। अगर ये एडवांस का केस नहीं है और अगर ये डेफर्ड पेमेंट का केस है,
तो आपको दो तीन चीजें पहले लिखनी है। फर्स्ट आपको इसके अंदर ये कोट करना है कि दिस विल फॉल इनटू द केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। देन यू हैव टू राइट द इनवॉइस का टाइम लिमिट। इनवॉइस डेट विल बी द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट वुड बी असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सेक्शन 31 के हिसाब से इट वुड बी असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। वाई? हजारों 2000 3000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेक्ट्रम यूसेज का, तो ऑब्वियस सी बात है ड्यू डेट असर्टेनेबल रहेगा। ठीक है, तो आप वो भी कोट करोगे कि इनवॉइस विल बी इशूड बाय द ड्यू डेट एंड द ड्यू डेट विल बी द डेट ऑफ पेमेंट एज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। डेट ऑफ पेमेंट एज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। और इसके आगे जो आपका कंक्लूजन आने वाला है पहले वो समझ लो, क्योंकि वो आपको पेपर में अगेन हाईलाइट करके आना है। द कंक्लूजन इज अगेन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी व्हेन द पेमेंट इज ड्यू और मेड विच एवर इज अर्लियर। नाउ आई विल मेक अ अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये कैसे आता है। पेपर में लिखना नहीं है, सर्कुलर में एक्सप्लेन नहीं है, बस 30 सेकंड्स लगाएंगे कि सुन लो एक बार दिमाग में। हम क्या कंपेयर करते हैं? ड्यू डेट ऑफ हम पेमेंट डेट कंपेयर करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में वर्सेस 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एंड इनवॉइस की डेट है पेमेंट की डेट, पेमेंट की ड्यू डेट इज द इनवॉइस डेट ना, और उसके आगे 60 डेज जाना है। लेकिन उसको अगर कंपेयर करेंगे हम पेमेंट वाली डेट से, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यही वाली अर्लियर होगी, क्योंकि इनवॉइस की डेट भी कहीं ना कहीं ये पेमेंट की ड्यू डेट है और उसके आगे हमें 60 डेज जाना है। तो इस डेट को उसके 61st डे से कंपेयर करोगे तो यही अर्लियर बनेगा ना। ये जस्ट हल्का सा पीछे का फील फैक्टर था, नहीं समझ आया तो छोड़ देना, पेपर में वैसे भी नहीं लिखना। दोनों में आंसर आपका कंक्लूड एक ही होने वाला है, और प्लीज उसको अंडरलाइन या रेक्टेंगल में डाल देना, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज राइट नाउ हमारा कंसर्न है मार्क्स। चलो आगे चलते हैं। वैल्यूएशन में पहली बात करते हैं हम रूल नंबर 28 की। एक छोटा सा इशू क्लैरिफाई हुआ था। रूल 28 दैट इज योर रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन, 22 इज योर कॉर्पोरेट गारंटी। उसके बारे में एक इशू डिस्कस हुआ था कि अगर हमारा जो कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन इज आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे क्या लग जाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड इट विल बी अंडर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग। सेल्फ इनवॉइसिंग क्यों? क्योंकि सप्लायर जो है वो ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड होगा, वो बाहर का आदमी है। तो सेक्शन नंबर 31(3)(f) लग जाएगा, सेल्फ इनवॉइस लग जाएगा। सेल्फ इनवॉइस इशू करके ये जो रेसिपिएंट है ही इज गोइंग टू टेक द आईटीसी। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसे केसेस में वैल्यूएशन को चेक करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनवॉइस वैल्यू होगा उसी को हम डीम्ड एज ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे, जैसा 28(1) में करते, जैसा 28(2) में करते, वो यहाँ पे भी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। वो तो आईटीसी ले लेगा ना यार, आरसीएम का कंप्लायंस करके वो आईटीसी ले लेगा। और सपोज इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो उस केस में आप उसको नील मान लो, डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू को नील मान लो, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी लोगे तो आईटीसी लेने वाले हो। नील होगा, इशू नहीं किया, इन सेल्फ इनवॉइस कराई नहीं, तो यू कंसिडर इट एज योर नील ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है। 28 कॉर्पोरेट गारंटी के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें क्लैरिफाई हुई थी, यहाँ पे थोड़े थोड़े आए, सॉ सम गैप्स व्हेन आई टेस्टेड द एमसीक्यूज, पे अटेंशन। टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, एक लोन आईसीआईसीआई ने दिया है, उसको टेक ओवर करा बाय द एचडीएफसी के। यहाँ पे कहीं पे भी कोई कॉर्पोरेट गारंटी का दोबारा इन्वोक किया जाएगा क्या? जो मतलब पहले जो कॉर्पोरेट गारंटी किसी ने दी होगी वो आईसीआईसीआई को दी होगी, अब वो एचडीएफसी के नाम पे जाएगी। नो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई नया वैल्यूएशन नहीं आएगा अनलेस देयर इज अ रिन्यूअल ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटी और अ न्यू कॉर्पोरेट गारंटी टू एचडीएफसी। अगेन कोई वैल्यूएशन यहाँ पे इन्वोक नहीं किया जाएगा। लोन पार्टली अवेल्ड और नॉट अवेल्ड, आपको दिया जाएगा कॉर्पोरेट गारंटी 1 करोड़ की है, लेकिन लोन उसमें से जो ड्रॉ डाउन हुआ है रिलेटेड पर्सन ने जो लिया है दैट इज 80 लाख। डज नॉट मैटर, हमें देखना है कॉर्पोरेट गारंटी कितने का है, उसका 1% कंपेयर करना है एक्चुअल कंसिडरेशन से। एंड इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी तो उस केस में आपको इनवॉइस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना है एज डीम्ड ओएमबी। नेक्स्ट, इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी। ये जस्ट एक रिवीजन बता रहे हैं आपको कि अगर जो कंपनी देने वाली है गारंटी वो है डोमेस्टिक कंपनी तो उसके इसमें एफसीएम लग जाएगा, लेकिन अगर वो बाहर की है तो फिर आरसीएम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देन इट विल बी अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे ये वाला 28(2) नहीं लगता, प्लीज पे अटेंशन। 28(2) जो कॉर्पोरेट गारंटी का लगता है दैट इज व्हेन द रेसिपिएंट इज इन इंडिया। रेसिपिएंट बाहर है तो वो तो फिर एग्जेम्पशन में चला जाएगा, बाहर वाले की वैल्यूएशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। चलो, कॉर्पोरेट गारंटी जहां पे को गारंटर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सेम फॉर्मूला लगाना है बस अपने अपने शेयर के लिए। लेट से टोटल में से 80% जो है एक ए एंड बी लेट से कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं सी के रिस्पेक्ट में, दिस इज अंडर द ग्रुप कंपनीज। तो 80% जो है उसका वैल्यूएशन ए पे करेगा टैक्स और 20% वाले पे बी पे करेगा। सो आप कंसिडरेशन या 1% को पहले देख लो कौन सा वाला ज्यादा आ रहा है और फिर उनका प्रोपोर्शनेट शेयर ले लो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको प्रोपोर्शनेट करना है सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोपोर्शनेट पे खेलना है, कंसिडरेशन को भी प्रोपोर्शनेट कर देना है। Please pay attention another thing that 1% 28(2) we consider it is for one complete year. वो कंप्लीट ईयर के लिए। तो अगर लेट से आपको दिया जाए कि गारंटी दी जा रही है 6 महीने के लिए तो आप इंटू 1/2 करना, 1% इंटू 1/2। अगर वो दी जा रही है 3 साल के लिए तो आप इंटू 3 करना।
इफ इट इज अ केस दैट गारंटी इज गिवन फॉर 1 ईयर बट रिन्यूड एवरी ईयर, तो आप एवरी ईयर 1% चार्ज करोगे, एक साथ इनटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यू हैव टू कंसिडर इट एज वेल. 28(2) में आप एक बार देखना दैट 1% इज पर एनम. ठीक है, वो पर एनम है. आगे बढ़ते हैं. आईटीसी में एक छोटा सा एक पॉइंट आया था विच वॉज बेसिकली अ न्यू सबसेक्शन 16 सबसेक्शन 6. ये क्या कहता है कि सपोज किसी दिन किसी का जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है, और वो कैंसिलेशन जिस दिन हुआ उस दिन वो 16(4) के अंडर एलिजिबल था, दैट इज द टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी. बाद में जाके इसका रिवोकेशन हो जाता है कैंसिलेशन का, मतलब ही इज बैक इनटू द जीएसटी गेम. वो जीएसटी के अंदर बैक ही इज अगेन, यू नो, द रजिस्ट्रेशन इज अगेन इफेक्टिव, कैंसिलेशन हैज बीन रिवोक्ड. अब उस दिन हम उसको क्या बोलते हैं कि अगर बाय चांस तेरे को कम टाइम मिलता है, कम टाइम क्यों मिलता है, क्योंकि यहां पे जो है तेरा ये टाइम, दिस वाज द टाइम व्हेन द जीएसटी वाज नॉट एक्टिव, तो वो कुछ भी नहीं कर पाया, ही कुड नॉट टेक द रजिस्टर, ही कुड नॉट अवेल द आईटीसी, राइट. पोर्टल इनइफेक्टिव हो जाता है जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है. तो यहां पे हम आपको बोलते हैं कि हम आपको एक 16(6) लगाएंगे एंड वी विल गिव यू द टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी. जो आप इस दिन एलिजिबल थे वो अब आप ले सकते हो कितने टाइम में, एक तो ओरिजिनल 16(4) दैट इज 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उसको कंपेयर करेंगे. एटलीस्ट हम आपको 30 दिन देना चाहते हैं फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑफ रिवोकेशन, मतलब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी. तो एटलीस्ट 30 डेज हम आपको देंगे. ठीक है, सो दिस 30 डेज विल बी कंपेयर्ड विद 16(4) टाइम लिमिट विच एवर इज लेटर. तो ये जनरली कब पीरियड बनेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला. जैसे लेट्स से एक क्वेश्चन भी था इसके ऊपर, दिसंबर में कैंसिलेशन रिवोक हो गया, तो अब उसका तो नवंबर और वो एनुअल रिटर्न की डेट तो जा चुकी है, बट स्टिल ही विल गेट 30 डेज कि वो यहाँ पे जो है वो ले सकता था यहाँ पे क्रेडिट, वो अब अवेल कर लेगा. अगर ओरिजिनली उसका यहीं पे 16(4) एक्सपायर हो चुका है तो फिर उसको यहाँ पे कोई 16(6) का बेनिफिट नहीं मिलने वाला. ठीक है, नेक्स्ट. आरसीएम सप्लाईज विच आर रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन्होंने 16(4) का टाइम लिमिट का क्लैरिफिकेशन दिया. हमें 16(4) में क्या लेना होता है, इनवॉइस डेट के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है द 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पे इनवॉइस की डेट कौन सी लेनी है, सेल्फ इनवॉइस की डेट लेनी है, चाहे वो मैंने टाइम से इशू किया या नहीं किया. सर व्हाट डू मीन टाइम से इशू किया या नहीं किया, अरे रूल 47A कहता है कि सेल्फ इनवॉइस आपको 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सप्लाई इशू करना है. तो सपोज मैंने 30 डेज में नहीं किया, मैंने 3 महीने में किया, कोई बात नहीं. 16(4) में आप ये नहीं देखोगे कि सेल्फ इनवॉइस टाइम से इशू हुआ या नहीं हुआ, आप देखोगे जब भी हुआ वो वाला फाइनेंशियल ईयर देखना है, और उसके अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के 30th नवंबर तक आपको टाइम मिलेगा 16(4) का. हाँ, अगर आपने जो 30 डेज का डिले किया है रूल 47A का, दैट इज अ सेपरेट नॉन कंप्लायंस, उसके लिए आपको अलग से पेनल्टी बैठेगी, लेकिन उसका 16(4) में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. इस चीज को ध्यान रखना. ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था. रूल 32(4) वैल्यूएशन के अंदर हम एक बात पढ़ते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. लाइफ इंश्योरेंस में हम कुछ परसेंटेजेस देखते हैं कि आपको कितना टैक्स करना है अगर द एलोकेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस इज नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर. 10%, 25%. तो एक सवाल उठा कि जो बैलेंस है, जैसे 10% एन्युटी है तो 90%, उसके रिस्पेक्ट में कोई आईटीसी रिवर्सल करना है क्या? ना बाबा ना, कोई आईटीसी रिवर्सल नहीं करना. नो आईटीसी रिवर्सल कहीं पे भी, क्योंकि ये कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई थोड़ी है. ये तो बस माना जा रहा है कि एक पार्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट का है और एक पार्ट जो है वो इंश्योरेंस का है. तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी किसी प्रकार का आईटीसी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद एक डेमो व्हीकल्स के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया था दैट सपोज मैं कार डीलर हूं, मैंने 10 वैगनआर खरीदी मारुति सुजुकी से, और उसमें से मुझे 9 बेचनी है और एक जो है वो डेमो मोटर व्हीकल. तो क्या उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सेप्शन ऑफ ब्लॉक क्रेडिट चेक करोगे तो वहां पे एक वर्ड दिया है एक्सेप्शन के अंदर, दे हैव यूज्ड द वर्ड दैट यू आर इन्वॉल्वड इन सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, ना कि सेड. सेड मतलब जो खरीदा वही बेच रहे हो, नहीं. आई हैव यूज्ड द वर्ड सच. सच मतलब ऐसे. तो वो जो एक डेमो मोटर व्हीकल है उसको यूज करके आई एम सेलिंग सच मोटर व्हीकल्स, जो बचे हुए 9 है. आप समझ रहे हैं इस बात को? तो डेमो मोटर व्हीकल के ऊपर भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा. व्हाट इफ इट इज कैपिटलाइज्ड इन माय बुक्स, स्टिल आईटीसी मिल जाएगा. क्या दिक्कत है? कैपिटल गुड्स के ऊपर भी तो आईटीसी मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक क्लैरिफिकेशन बस इसके अंदर और आया कि इफ आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग द मोटर व्हीकल, अगर मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग दे रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ मारुति सुजुकी का ब्रांड नेम बनाने के लिए बैठा हूं, मैं एक्चुअल में कार सेल करता ही नहीं हूं, तो उस डेमो मोटर व्हीकल का मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यू शुड बी इन्वॉल्व एज एन एजेंट, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, यू शुड बी इन्वॉल्व इन द सेल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. बस आप ये चीज दिमाग में रखना. चलो, बाकी ये सफारी रिट्रीट्स का तो अब ज्यादा कुछ वो नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी क्या हुआ था. 17(5)D 17(5)C उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट था 17(5)D में प्लांट और मशीनरी की जगह प्लांट एंड मशीनरी, वो एक्चुअली मे से डला है, बट दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पॉइंट, लिटिगेशन पॉइंट, रादर मोर देन फॉर द थ्योरी.
फिर एक क्लैरिफिकेशन आया कि जो टेलीकॉम और ये सब इंडस्ट्री है, इंटरनेट एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसके अंदर ये जो डक्ट्स होते हैं और मैनुअल्स होते हैं, ये डक्ट्स होते हैं और ये मैनुअल्स होते हैं, इसका आईटीसी कोई ब्लॉक करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये प्लांट एंड मशीनरी से एक्सक्लूडेड नहीं है। दिस इज यूज्ड फॉर गिविंग द सर्विसेज, दिस इज यूज्ड फॉर गिविंग द मेंटेनेंस सर्विस। तो इसके ऊपर आपको आईटीसी देना है, ठीक है? आप पेपर के लिए ध्यान रखेंगे, आप इसके ऊपर आईटीसी देंगे। ये कोई एक्सक्लूडेड नहीं है प्लांट मशीनरी से, और ये कोई सिविल स्ट्रक्चर नहीं है, आईटीसी मिल जाएगा। फिर एक इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के ऊपर पॉइंट आया था। बेसिकली क्या हुआ था, लेट से मेरी गाड़ी खराब हो जाती है और मैंने इसको ठीक करवा लिया बबलू गराज से, ठीक है? बबलू गराज जो है वो मेरा दोस्त ही है, और ये नेटवर्क में नहीं है। किसके? दिस इज नॉट ऑन द नेटवर्क पैनल ऑफ आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, जिससे मेरा जनरल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी? तो इसमें क्या होता है, मैं पहले काम करवा लेता हूं और उसके बाद जितना भी खर्चा हुआ उसका रीइंबर्समेंट मुझे आईसीआईसीआई बाद में देगा। दिस इज नोन एज रीइंबर्समेंट मोड। अगर ये नेटवर्क पैनल में होता तो दिस वुड हैव बीन अ केस ऑफ कैशलेस मोड, लेकिन अभी ये रीइंबर्समेंट मोड में है क्योंकि आईसीआईसीआई के पैनल पे ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा, मैं इसको पैसे दूंगा, जो भी मेरा खर्चा हुआ, लेट से 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, और बाद में मुझे आईसीआईसीआई 1 लाख रुपए रीइंबर्स कर देगा। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी आती है दैट विल द आईसीआईसीआई कंपनी बी एलिजिबल टू टेक द आईटीसी? आंसर इज यस, इट इज द रेसिपिएंट ऑफ दिस सर्विस। वो है इनवॉइस जो निकलेगा ना, वो आईसीआईसीआई के नाम पे निकलेगा, वो आईसीआईसीआई के नाम पे निकलेगा। बस उतना मुझे टेक केयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के बिना आईटीसी लिया नहीं जा सकता, राइट? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिपिएंट? सेक्शन 2 क्लॉज 93, द पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन। दिस इज द पर्सन लायबल टू पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना यार मेरा जनरल इंश्योरेंस का, तो उसके अंदर रीइंबर्समेंट मोड भी होता है। तो इट इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, आईसीआईसीआई इसको पे करेगा। अब रही बात सर, कभी कभार ऐसा होता है कि 1 लाख का बिल हुआ लेकिन अप्रूव 80,000 ही हुआ है, 20,000 मेरी जेब से अल्टीमेटली जाने वाला है, हाँ, तो 80,000 के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। आप बस ये ध्यान रखना, जितना रीइंबर्समेंट हो रहा है उतने का इनवॉइस कंपनी के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उसके बिना कंपनी की तरफ से, जो गराज कंपनी की तरफ से जीएसटीआर 1 में इसको डिटेल्स कम्युनिकेट नहीं होंगी। याद है, दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ 16(2) कि जो जीएसटी है वो अपलोड होना चाहिए, सामने वाले को कम्युनिकेट होना चाहिए 2B के अंदर। तो वो सब करने के लिए भी इनवॉइस इसके नाम पे होना चाहिए। तो आप ये देखना कि इट इज लायबल टू पे और इनवॉइस इसके नाम पे होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा आईटीसी, इस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नाउ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मेटल स्क्रैप का एक जो आया था सारा आरसीएम एफसीएम, हमने एक शॉर्ट समरी ऊपर ही कर लिया, आप उसको छोड़ सकते हो अभी। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, दैट इज 29(1) एंड 29(2). 29(1) वॉलेंटरी होते हैं, दीज आर जेन्युइन रीजंस, ठीक है, बिजनेस वगैरह बंद हो गया। 29(2) में बेसिकली द एक्शन इज टेकन बाय द पीओ, ओके। 29(1) में भी एक्शन लिया जा सकता है पीओ का, बट 29(2) इज वेयर द डिफॉल्ट्स आर हैपनिंग। तो वहां पे 12-13 डिफॉल्ट्स है, उसमें ये डिफॉल्ट ऐड हुआ था कि यू आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न्स दैट इज वायलेटिंग द 3rd और 4th प्रोविजो ऑफ रूल 23(1). ये क्या है सर? ये है जब आपका रेवोकेशन, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रेवोकेशन हो जाता है। तो इफ यू रिमेंबर, जो भी प्रायर कोई डिफॉल्ट पीरियड है, दोज रिटर्न्स यू हैव टू फाइल फर्स्ट, देन यू हैव टू गो फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एप्लीकेशन, एंड उसके बाद का, मतलब जिस टाइम पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था उसके बाद का जो भी पेंडिंग पीरियड है, वो सारी रिटर्न्स भी आपको फाइल करनी पड़ती है। कब? विद इन 30 डेज ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये हमने सब कुछ रिवीजन में भी डिस्कस किया है। अगर इस दिन कैंसिलेशन हो जाता है और इस दिन आपका रेवोकेशन होता है, ठीक है, तो इस पीरियड के रिस्पेक्ट में जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो आपको 30 डेज में फाइल करनी पड़ती है, और पुरानी वाली जो है वो आपको फाइल करके देन यू हैव टू पुट इन एन एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन। वह है क्योंकि ये वाले में आप पोर्टल पे काम कर सकते हो, लेकिन आप ये वाले में पोर्टल में काम नहीं कर सकते, इनएक्टिव हो जाता है। तो यहां पे अगर आपने 30 डेज का डिफॉल्ट फिर से किया, तो जो हमने आपका कैंसिलेशन रिवोक किया था वो हम आपको फिर से कैंसिल कर देंगे, वो हम आपका फिर से कैंसिल कर देंगे 29(2) में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, योर चैप्टर नंबर 11, पेमेंट ऑफ टैक्स। ये बहुत ही एक प्यारा सा अमेंडमेंट था, काफी ज्यादा टेस्ट किया जा रहा है सेक्शन 50 के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर। अगर मैंने कोई पैसा ई कैश लेजर में जमा करवा रखा है, कब से कब तक? ड्यू डेट ऑफ द 3B टिल द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ 3B, जो कि मेरी शायद लेट हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बैठेगा, चाहे आपका डिमांड स्टार्ट हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो। वही सितंबर 25 में पूछा था, वी हैव डिस्कस्ड इट इन द सितंबर 25 पेपर आल्सो। इसके पीछे का सिंपल फिल फैक्टर क्या है कि वो पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर कोई पैसा ई कैश लेजर में शो हो रहा है, इसका मतलब दैट इज विद द गवर्नमेंट, ओके। तो उस पे आप मेरे पे इंटरेस्ट मत लगाओ, उसके लिए मेरी साइड से कोई लेट पेमेंट नहीं हो रहा है, ओके, क्लियर। बाकी ये सितंबर 25 का पेपर का सवाल एक बार आप देखना।
बाकी ये मेटल स्क्रैप का हमने कर लिया है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, यू नो विद रिस्पेक्ट टू द टीडीएस, सेक्शन नंबर 51 में जो टीडीएस है उसके जब लोग आपस में खेलते हैं, मतलब एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, तो वहां पे टीडीएस नहीं आता, चाहे आपका 2,50,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो रहा हो, बट स्टिल वहां पे एक एक्सेप्शन है, व्हेन द सप्लायर इज मेटल स्क्रैप वाला केस। मतलब अगर मेटल स्क्रैप का सेल हो रहा है तो दैट इज एन एक्सेप्शन, वहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट नजर रखना चाहती है कि नहीं आप फिर भी इनका टीडीएस काटो, वी वांट टू नो कि ये पर्सन कौन है, इसने बाकी की सप्लाई डिक्लेयर करी या नहीं करी, बिकॉज दीज आर द इंडस्ट्रीज जहाँ पे हाई टैक्स इवेजन होता है। चलो, ईसीओ के अंदर आपका टीसीएस का रेट है, एक बच्चे ने टीसीएस का रेट 1% पूछा था मेरे से, वेरी रॉन्ग, ये चेंज हो चुका है, ठीक है, 0.5% है, और अगर इंट्रा है तो 0.25 प्लस 0.25, ठीक है। रिटर्न्स के अंदर जो जीएसटी और 1 की रिपोर्टिंग होती है, जहां पे कुछ कंसोलिडेशन पॉसिबल है B2C के केस में, और कुछ आपको इंडिविजुअल डिक्लेयर करना पड़ता है, वहां पे पहले एक लिमिट थी 2,50,000 की, आपके बुक में रही होगी, कई बच्चों का ये आया था क्वेरी कि सर ये चेंज कब हुआ। भाई साहब ये चेंज हो चुका है, अब 1 लाख लिमिट हो चुकी है, तो अगर आपका 1 लाख के ऊपर का कोई वैल्यू है B2C के अंदर भी, तो वो आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। B2B तो सब कुछ ही क्लियरली अलग से शो करना है, बिकॉज सामने वाला आईटीसी लेता है, बट B2C के अंदर कंसोलिडेशन की एक लिमिट थी 2,50,000 की, अब वो 1 लाख हो चुकी है। हाँ, रिवाइज टैक्स इनवॉइस के अंदर अभी भी 2,50,000 ही है, बिकॉज दिस कम्स एज अ क्वेरी कि सर वहां पे तो 250 है, अरे वो अलग है भाई, वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस है, ये GSTR 1 रिपोर्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। ओके, GSTR 1 है, आई थिंक आपने अच्छे से कर ही लिया है, लेकिन मैं बता दूं GSTR 1A का जो भी एक अमेंडमेंट आया था, व्हाट इज GSTR 1A का चेंज। आपने GSTR 1 फाइल कर लिया है लेकिन 3B फाइल नहीं किया, तो उस पीरियड के रिस्पेक्ट में जो आपने GSTR 1 में रिपोर्ट किया वो आप चेंजेस कर सकते हो GSTR 1A के अंदर। इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। जब तक आप GSTR 1 नहीं फाइल करोगे तब तक आप GSTR 1A फाइल नहीं कर सकते हो। पुराना कुछ भी आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो, जो आपने डिक्लेयर किया है उस टैक्स पीरियड में वही आप GSTR 1A के अंदर कर सकते हो। तो लेट्स से मैं मंथली वाला आदमी हूं, मेरे को पुराने वाला चेंज करना है, GSTR 1A में नहीं कर सकता, फिर उसके लिए आपको अमेंडमेंट टेबल यूज करना पड़ेगा। एक और बात जो कई बच्चों को नहीं पता है, अगर आपको किसी रेसिपिएंट का GST नंबर चेंज करना है तो वो आपको अमेंडमेंट टेबल और अगले GSTR 1 के थ्रू करना पड़ेगा। GSTR 1A इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, IFF की जो डिटेल्स होती है, ठीक है, M1 M2 मंथ 1 मंथ 2 ऑफ QRMP, वो भी आप GSTR 1A के थ्रू चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका इंपैक्ट मेरे 3B में आएगा, GSTR 1A का इंपैक्ट मेरे 3B में आएगा, और रेसिपिएंट के GSTR 2B में आएगा, ठीक है, लेकिन अगले वाले टैक्स पीरियड में, रेसिपिएंट के अगले वाले टैक्स पीरियड में। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, GSTR 1A ओपन कब होता है फाइलिंग के लिए, एक्चुअल GSTR 1 जब आप फाइल करते हो, और ड्यू डेट विच एवर इज लेटर, ठीक है। अगर आप एडवांस में फाइलिंग करोगे तो उसके ड्यू डेट के बाद GSTR 1A आपका ओपन किया जाएगा। आप एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो। 1A will be available on the portal for every month from the due date of GSTR 1 और actual filing whichever is later। और कब तक रहेगा, जब तक आप 3B फाइल नहीं करते। उसके बाद GSTR 4 दैट इज वन ऑफ द रिटर्न्स फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम 5 चीजें फाइल करता है, 4 क्वार्टरली पेमेंट करता है CMP 08 में, और 1 साल का रिटर्न फाइल करता है GSTR 4। GSTR 4 का पहले ड्यू डेट था 30 अप्रैल, अब हो चुका है 30 जून। याद है, 30 जून के बाद अगर 3 महीने का डिले हो जाता है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन अंडर 29(2), ठीक है। यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रूल 96A रूल 96B थोड़ा सा भाई रिवीजन से देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मॉडल 3 वाले में भी रिवीजन में मैं आपको कराऊंगा। रूल 96A बेसिकली क्या था विद रिस्पेक्ट टू द LUT बॉन्ड। तो अगर 0 रेटेड सप्लाई हो रही है तो मैं LUT बॉन्ड के अंदर जा रहा हूं, तो मुझे उसके अंदर एक कसम खानी होती है कि अगर मैंने कुछ टाइम पीरियड में कुछ गलतियां मेरे से हो गई, जैसे गुड्स के केस में गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ, सर्विस के केस में पैसा नहीं रिसीव हुआ, तो जो भी विद इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ IGST वो मैं कर दूंगा। अब उसी के लिए जो सर्विस का टाइम लिमिट है, सर्विस के रिस्पेक्ट में कहां पे टाइम लिमिट है, देयर इज अ टाइम लिमिट टू रिसीव द पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉरेक्स और INR वेरेवर परमिटेड। तो वो पेमेंट हल्का सा चेंज कर दिया गया है, तो आपको आंसर में वो सही से लिखना पड़ेगा। नाउ दैट वन टाइम पीरियड इज 1 ईयर ऑफ द पीरियड, 1 ईयर और द पीरियड अंडर FEMA इंक्लूडिंग एक्सटेंशन इफ एनी बाय RBI विच एवर इज लेटर। या फिर कहीं कमिश्नर अलाउ करे तो वो तो अलग है, लेकिन पहले सिर्फ 1 ईयर था, अब क्या लिख रहा है, 1 ईयर और FEMA का टाइम लिमिट इंक्लूडिंग एनी परमिशन बाय RBI, एक्सटेंशन परमिशन बाय RBI विच एवर इज लेटर। और फिर उसके आगे आपको 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपका ये ब्रीच हुआ तो। आपको याद आ रहा है रूल 96A, 96B क्या है, आपको याद है? चैप्टर 14 का केस है ये, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जहां पे आप LUT बॉन्ड में जाते हो, आप IGST का पेमेंट नहीं करते हो।
सर्विस के केस में अगर पेमेंट नहीं आता या गुड्स के केस में गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होता तो ये नॉन कंप्लायंस होता है, आपको जो भी आईजीएसटी आपका ड्यू था वो पे करना पड़ता है। ठीक है, चलो बाकी रिफंड्स वाले में जो हमें पहले कई बच्चों को पता होगा एक टेबल होता था, दैट इज व्हाट ऑल एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब वो आपको लर्न नहीं करना तो प्लीज उसको छोड़ देना। एक और क्लैरिफिकेशन उसी रूल 96A के रिस्पेक्ट में आया, दैट जब रूल 96A आपका कंप्लाई नहीं होता, मतलब वही गलतियां हो गई, सर्विस के केस में पेमेंट नहीं आया, गुड्स के केस में एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो उस केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने बाद में पेमेंट रिसीव करवा लिया या आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो गए तो जो गलती हुई थी वो ठीक कर दी, तो जो आपने टैक्स पे किया वो वापस मिलेगा क्या? वापस मिलेगा, क्योंकि एट द एंड आपने जीरो रेटेड बनवा दिया ना इसको। एट द एंड आई हैव एंश्योर्ड द कंडीशंस ऑफ जीरो रेटेड आर कंप्लाइड। हाँ, कुछ टाइम पीरियड में नहीं हुआ तो मेरे को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ गया, लेकिन आज तो ये जीरो रेटेड हो गया, तो जो भी मैंने आईजीएसटी का पेमेंट किया है वो मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो मैंने पे किया रहेगा वो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो आपकी गलती तो हुई है ना, लेट तो हुआ है, बाद में जाके ठीक किया बट लेट तो हुआ, तो इंटरेस्ट का रिफंड आपको वापस नहीं मिलेगा। प्लीज ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को एक रिफंड मिलता है, आपको पता है कितना मिलता है? जो भी इनपुट गुड्स उसने परचेज करे रहते हैं उसका 50% ऑफ टैक्स पेड उसको रिफंड मिल जाता है। वहां पे एक रूल 95B डला था विच इज नथिंग डिफरेंट। जैसा आपका यूआईएन के लिए कुछ कंडीशंस लगती है ना कि जीएसटीआर 1 में सामने वाला इसको रिपोर्ट करेगा, टैक्स इनवॉइस में इसका नंबर रहना चाहिए, वही सब उन्होंने दिए, नॉट ए डिटेल्ड अमेंडमेंट। तो छोड़ सकते हो, मतलब एक रीडिंग लेके छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, रिफंड्स में हालांकि आपको पता रहेगा 89(4)A 4B कईयों के बुक्स में होगा, जो पुरानी यूज कर रहे हैं वो हट चुका है। आप 4A 4B का आपको कोई अलग से रिफंड नहीं मिलेगा। नाउ वी ओनली हैव 89(4), 89(5). पहले 4A 4B डीम्ड एक्सपोर्ट वगैरह के केस में लगते थे, बट नाउ इट इज सिंपल 89(4) दैट इज योर एलयूटी बॉन्ड, 89(5) दैट इज योर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अपील्स एंड रिविजन्स के अंदर जो आपका एंटी प्रॉफिटियरिंग है उसका केस जो कुछ अगर डलता है तो वो कहाँ डलेगा? जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच में। ठीक है, एंटी प्रॉफिटियरिंग का केस। नेक्स्ट इज योर अपील्स एंड रिविजन्स। इसके अंदर एक छोटा सा बात, मतलब एंटी प्रॉफिटियरिंग का जो कोई एडजुडिकेशन वगैरह होता है सेक्शन 171 का, तो वो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में किया जाएगा, एंड दैट टू ओनली द प्रिंसिपल बेंच। तो अगर प्रिंसिपल बेंच से अपील जाएगी तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ध्यान रखना, जस्ट लाइक योर प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। और एंटी प्रॉफिटियरिंग में 1 अप्रैल 2025 का एक सनसेट क्लॉज डेट भी लग गया है, जिसके बियॉन्ड कोई कंप्लेंट नहीं जाएगी। ओके जी, चलो। फीस फॉर एपेलेट ट्रिब्यूनल 5,000 से 25,000 की रेंज होती है, आई थिंक ये सब पढ़ते ही है। सो 5,000 to 25,000 की रेंज रहती है। अगर किसी आपके ऑर्डर में कोई डिमांड ऑफ टैक्स नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, सो बेसिकली क्या होता है, पर 1 लाख आपको 1,000 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, पर 1 लाख आपको 1,000 रुपीज देना पड़ता है, बट मिनिमम 5,000 एंड मैक्सिमम 25,000। तो अगर किसी ऑर्डर में कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है ही नहीं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें बेस फी आप 5,000 रुपीज पे करोगे, वहां पे आप बेस फी मिनिमम वाला 5,000 रुपीज पे करोगे। लेकिन कहीं पे आपका अमाउंट 30 लाख 50 लाख हो जाता है तो आपको 30-50,000 नहीं देना, आपको 25,000 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस इज नॉट एक्चुअली एन अमेंडमेंट। ये मटेरियल में छोटा सा टॉपिक प्रॉपरली इलेबोरेटेड है, बट कई बच्चे ये नहीं करते, तो मैं इसका जिस्ट आपको दे देता हूँ। हालांकि मॉड्यूल 3 में मैं कवर कराऊंगा, बट अब सामने है तो सर मुझे बताना पड़ेगा, मैं छोड़ नहीं सकता। देखो, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में मेजॉरिटी मेरे फेवर में है, लेट्स से एपेलेट अथॉरिटी का। सो एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया 107 का, विच इज मेजॉरिटीली इन माय फेवर, लेकिन उसमें से कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगी, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है यार, मेजॉरिटी मेरे फेवर में है, एंड ऑब्वियसली इफ इट इज मेजॉरिटी इन माय फेवर, इट इज मेजॉरिटी नॉट इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट चला गया ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है, तो मुझे पता चल गया, मुझे नोटिस मिल गया कि सामने वाले ने अब इसको अपील किया है, डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट अपील किया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मुझे जब ये पता चलेगा कि सामने वाले ने केस किया है, तो वो जो एक दो बातें जो मुझे ठीक नहीं लगी थी ओरिजिनल ऑर्डर में, मैं उसके अगेंस्ट भी अपनी बात रेज कर सकता हूं कि मुझे क्या ठीक नहीं लगा। So this is a memorandum of cross objection, that is your cross objections you are filing to the appellate tribunal. This filing is done within 45 days plus additional 45 days condonation of delay. This is not mandatory to file and उसको एक अपील की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ओरिजिनल अपील और उसके अगेंस्ट मेरे कुछ क्रॉस ऑब्जेक्शंस को दोनों को एक ही हियरिंग में कंसिडर किया जाएगा बाय द appellate tribunal। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था, रियल लाइफ में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल आज भी, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025, ये अभी भी ऑपरेशनल हो रहा है। तो रियल में क्या हो रहा था, इतने साल तक जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल तो था ही नहीं, तो लोग प्री डिपॉजिट नहीं दे पा रहे थे। प्री डिपॉजिट नहीं दे पा रहे थे तो जीएसटी ऑफिसर्स सेक्शन 79 का रिकवरी के डंडे लगाना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो उस चीज को टैकल करने के लिए
लॉ ने क्या बोला क्लैरिफिकेशन करके कि आप एक काम करो, प्री डिपॉजिट के नाम पे तो पैसा जमा होगा नहीं अभी, क्योंकि एपीलेट ट्रिब्यूनल तो है ही नहीं। आप एटलीस्ट गवर्नमेंट को पैसा जमा करवा दो और एक डिक्लेरेशन दे दो कि जब भी एपीलेट ट्रिब्यूनल एक्टिव हो जाएगा, जो कि अब हो रहा है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस डल रहे हैं, तो हम अपील फाइल कर देंगे, आप हमारे अगेंस्ट बैलेंस की रिकवरी अभी मत करो। तो आप जो भी है 10% एडमिटेड लाइबिलिटी प्लस बैलेंस का 10% आप जमा करा दो और एक अंडरटेकिंग दे दो, जीएसटी ऑफिसर्स आपको कुछ नहीं कहेंगे। वरना दिस वाज अ हार्डशिप फॉर द टैक्स पेयर विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ देयर ओन। ओके जी, चलो सेक्शन 120 जो है, आई डोंट थिंक अभी एक अमेंडमेंट की फॉर्म में रहा होगा, आप सबको ये पता होगा, काफी बार पूछ भी चुके हैं, लेकिन मैं जस्ट बता देता हूँ क्योंकि सामने आ गया है। अगर आपको आपको मतलब डिपार्टमेंट को अगर ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो मिनिमम केस में जो पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए वो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में 20 लाख होना चाहिए। हाईकोर्ट में जाना है तो उस केस के अंदर मिनिमम अमाउंट एट स्टेक 1 CR होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में 2 CR होना चाहिए। इसके अगर नीचे हुआ तो केस नहीं जा सकता, डिपार्टमेंट कैन नॉट गो। हालांकि इसके अंदर अभी काफी कुछ है जो मॉड्यूल 3 में रिवाइज करेंगे, आई थिंक आपने ये किया भी रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज था। मिसलेनियस प्रोविजंस तो आप करते नहीं हो, लेकिन मैं बता दूं हो सके तो 158 एक बार रीड कर लेना। उसमें कंसेंट बेस्ड शेयरिंग होती है, एक रजिस्टर्ड पर्सन शेयरिंग करता है विद अ सर्टेन सिस्टम, और वो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के 2 नाम लर्न कर सकते हो, तो अकाउंट एग्रीगेटर एंड अ पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। ये एक बेसिकली आरबीआई की इंस्टीट्यूटेड बॉडी है, आप समझ लो। तो इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है फॉर गुड डेटा गवर्नेंस, फॉर गुड डेटा कलेक्शन, सब कुछ शेयर किया जाता है। उसके अंदर मेरे डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस मेरे जो जिनको भी मैंने सप्लाई वगैरह किया है, रेसिपिएंट्स वगैरह, उनका भी डेटा इसके अंदर जाता है। तो ये मुझे पता है मिसलेनियस में आप करने नहीं वाले हो सके तो एक बार रीड कर लेना। ओके जी, एंटी प्रॉफिटेरिंग का मैंने आपको बता दिया है। अथॉरिटी जो उसके अंदर होती है, अथॉरिटी कौन सी सर, जो हम वर्ड यूज करते हैं ना अथॉरिटी इन द एंटी प्रॉफिटेरिंग, दैट इज प्राइमरीली इट वाज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बट नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रिंसिपल बेंच ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, और यही उसके केस भी देखता है, ठीक है, जहां पे वो इशू। कस्टम्स वाले में दिस वाज नॉट एक्चुअली एन अमेंडमेंट, मटेरियल में चेंज था छोटा सा, जो कि काफी बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। सेक्शन 20 के कंसेशन टेबल नंबर 1, जिसके अंदर री इंपोर्ट होता है माल, है ना, तो उसमें आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कंसेशंस मिलते हैं। उसकी कंडीशंस एक बार आप चेक कर लेना कि आपने इसको चेंज किया या नहीं किया। पहले 3 years + 2 years होता था, अब वो उसकी जगह आपको क्या पढ़ना है, 5 years + another 2 years, ठीक है, ये जनरल टाइम लिमिट है। भूटान के केस में 7 + 3 इन केस ऑफ प्लांट मशीनरी, और अगर कोई एफटीपी स्कीम के अंदर आपका एक्सपोर्ट हुआ है तो उस केस में 1 + 1। ये थोड़ा सा कर लेना, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और वहां पे बच्चों का भी रिस्पॉन्स आया था टेस्ट में कि सर ये हमें पता नहीं था, ठीक है, जो हमारा एक टेस्ट प्रेप हुआ था उसमें सम स्टूडेंट्स जो देते हैं उनका ये आया था कि सर वी डिडंट नो, सो आई थॉट कि ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो ये थे आपके मे के अमेंडमेंट्स। अब मैं चलना चाहूंगा सितंबर 25 की तरफ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, सितंबर 25 अमेंडमेंट्स। लेट्स स्टार्ट क्विकली। जनरल एक बात याद रखेंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। कहीं पे भी कोई अमेंडमेंट, कहीं पे भी कोई एग्जेम्पशन हमने लोकल अथॉरिटी जहां पे वर्ड यूज किया वहां पे डीडीए की फॉर्म में वो टेस्ट कर सकते, तो डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, ये चीज ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 सप्लाई। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्यू आइटम्स में उन्होंने एक पेनल चार्जेस के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन इशू किया था। व्हाट आर पेनल चार्जेस? These are the charges which are levied by the banks and the financial institutions just to discourage the non-compliance of the contract of loan, ठीक है। तो ये जो पेनल चार्जेस है, दिस इज जस्ट लाइक योर लिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस इज नॉट अ कंसिडरेशन, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। वहां पे आपको एक गोल्डन लाइन क्या लिखनी होती है, इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट फॉर नॉट टॉलरेटिंग। तो ये पैराग्राफ 5 सप्लाई ऑफ सर्विस ये नहीं माना जाएगा, यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगाना। तो कंक्लूजन क्या है, नो जीएसटी। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 3 के नेगेटिव लिस्ट में ये वाला तो नहीं आया था अमेंडमेंट में नोटिफाइड, लेकिन ये दोनों आए थे पैराग्राफ 9 और पैराग्राफ 10, दैट इज को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की, दैट इज योर को इंश्योरेंस। ए कंपनी है और बी कंपनी है, ये दोनों क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज। ये को इंश्योरेंस में एंटर करके एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है टू गिव द इंश्योरेंस टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब होता क्या है, जब को इंश्योरेंस होता है ना, तो देयर इज वन लीड इंश्योरर विच इज बेसिकली द फेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। है दोनों इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन एक लीड इंश्योरर है। तो लेट्स से वो जो लीड इंश्योरर है इस केस में इट इज बी, ठीक है, इट इज अ लीड इंश्योरर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको पेमेंट करेगा कितना, लेट्स से द प्रीमियम इज टोटल ₹1 लाख, और 1 लाख में से जो भी शेयर रहेगा ए का, लेट्स से 50-50% है, तो इसमें जो 50,000 रुपया है वो ए को चला जाएगा एज अ अपोर्शनमेंट ऑफ दैट अमाउंट। क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये सप्लाई माना जाएगा, क्या ये सप्लाई? आंसर इज नो, दिस अपोर्शनमेंट इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डबल टैक्स हो जाएगा ना, वरना क्योंकि 1 लाख पे तो जीएसटी जाने वाला है। द बेसिक कंडीशन इज बी इज पेइंग जीएसटी ऑन द 1 लाख। ये तो उसी का बस एक काइंड ऑफ रीइंबर्समेंट है, ये कोई नया सप्लाई थोड़ी है बाय ए टू बी। तो ये पैराग्राफ नंबर 9 में कवर किया था।
अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की, दैट इज री इंश्योरेंस। देयर इज अ डिफरेंस इन री इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस। अब हम बात कर रहे हैं री इंश्योरेंस की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेट से एलआईसी का, ठीक है। एलआईसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जिसके लिए रिलायंस ने इसको पेमेंट किया है लेट से 10 लाख रुपीस का। अब एलआईसी को लगा यार ये तो मैंने काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, मेरे से तो नहीं संभाला जाएगा, बातों बातों में मजे मजे में तो मैंने ले लिया, लेकिन नहीं हो पाएगा मेरे से, बाद में अगर क्लेम डल गया तो मेरे तो हालत खराब हो जाएगी। तो आई विल cede CEDE sorry, I will cede the part of this risk to someone else, that is reinsurance। तो एक नया इंश्योरेंस यहाँ पे पिक्चर में आएगा, लेट से HDFC इंश्योरेंस, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें से 30% जो है वो रिस्क ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है 30% का प्रीमियम भी आगे जाएगा। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीस का प्रीमियम HDFC को जाएगा और 30% रिस्क ट्रांसफर करी जाएगी। पहला सवाल ये उठता है कि क्या इस 3 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा? आंसर इज यस। यहाँ पे पैराग्राफ 10 की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, सिली मिस्टेक एरिया जो बनता है यहाँ पे पैराग्राफ 10 या पैराग्राफ 9 की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ को इंश्योरेंस, दिस इज अ री इंश्योरेंस। तो 3 लाख पे जीएसटी जाने वाला है। लेकिन अब आते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। होता क्या है, यहाँ पे ना एक अमाउंट कट किया जाता है। ये जो अमाउंट कट किया जाता है ये क्या है? ये होती है सीडिंग कमीशन। व्हाट इज द सीडिंग कमीशन? एलआईसी सेज टू एचडीएफसी की भाई सुन, ये जो 10 लाख रुपए मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज से कमाया ना, ये कमाने के लिए भी खर्चा गया है, ये बैठे बैठे नहीं आया। तो मैंने अगर खर्चा करके 10 लाख रुपए कमाया है, तो तूने तो सीधा 3 लाख मेरे से ले लिया, तू भी तो खर्चे का 30% एब्सॉर्ब कर भाई। जब तू मेरी सेल फिगर का 30% लेके जा रहा है, तो तू मेरे खर्चे का भी 30% एब्सॉर्ब कर। तो एचडीएफसी ने कहा तो रोना धोना कम कर, उसमें से काट दे, उसमें से जो भी अमाउंट है, दिस इज अ सीडिंग कमीशन, दिस इज अ सीडिंग कमीशन, वो तू काट दे, खर्चा प्रोपोर्शनेटली कट कर दे। तो ये जो कट किया जाएगा, क्या इसको सप्लाई मानना है क्या बाय एलआईसी टू एचडीएफसी? वाई एलआईसी टू एचडीएफसी? बिकॉज एलआईसी के लिए ये आउटफ्लो कम कर रहा है, तो इट इज एन इनकम। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं मानना, पैराग्राफ 10 में सप्लाई नहीं मानना। कंडीशन इज पूरे 3 लाख पे जीएसटी जाना चाहिए। तो रियल में हो सकता है खर्चा काट के नेट पेमेंट हो रहा होगा 2,90,000, बट स्टिल जीएसटी 3 लाख पे जाएगा। तो उस केस में ये आपका पैराग्राफ 10 से कवर हो रहा है। इस पे जीएसटी गया, इस पे जीएसटी गया, इस सीडिंग कमीशन पे जीएसटी नहीं जाएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 चार्ज की बात करते हैं। आपका एक चार्जिंग सेक्शन के अंदर एक और नया नॉन टैक्सेबल सप्लाई डल गया है। पहले तो 2 ही होते थे, योर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड योर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बट नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज अनडीनेचर्ड, नॉट डीनेचर्ड। डीनेचर्ड इज योर फॉर इंडस्ट्रियल सप्लाई। तो दिस इज अनडीनेचर्ड ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट बोला जाता है, विच इज अ मेजर रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो अपने आप में एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑलरेडी है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप में एक चेंज आया था, आपको पता ही रहेगा, दैट सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, पहले सिर्फ सप्लायर लिखा हुआ था, अब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर कोई कंपनी LLP स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रही है, मतलब पैसा रिसीव कर रही है, तो उस केस में वहां पे FCM लगेगा, RCM नहीं लगेगा। ये आपका RCM का अमेंडमेंट था। एक और RCM का अमेंडमेंट जो हमने ऊपर ही डिस्कस किया, कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में, एज यू नो, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड इज अंडर RCM, बट दैट रजिस्टर्ड शुड नॉट बी कॉम्पोजिशन पर्सन, तो उस केस में नो टैक्स। ठीक है, रेगुलर पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वहां पे RCM लग जाएगा। उसके सिवाय एंट्री नंबर 34 का एक क्लैरिफिकेशन आया था। एंट्री 34 क्या कहता है? जो अक्वायरिंग बैंक सर्विस देता है किसी सेलर को, वेंडर को, विद रिस्पेक्ट टू द सेटलमेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, कोई भी आपका परचेज सेल ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हो रहा है, सेलर ने आपको कुछ सेल किया, सेलर का बैंक उसको वो सेटलमेंट का इट इज गिविंग द सर्विस, तो अगर वो 2,000 रुपए तक का होगा, एक ट्रांजैक्शन अगर 2,000 रुपए तक का होगा, तो देयर इज नो GST ऑन वॉट एवर द चार्जेस आर बीइंग लेविड बाय द अक्वायरिंग बैंक। ये तो एंट्री मैंने आपको बताई है, ये एंट्री नंबर 34 मैंने आपको बताई है। क्लैरिफिकेशन ये आया, सवाल ये उठा कि क्या ये एंट्री का बेनिफिट पेमेंट एग्रीगेटर के केस में भी रहेगा क्या? पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे, ये 2 शब्द आपको पता होने चाहिए। पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे बेसिकली आपको वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जो दिखते हैं ना, रेजर पे वगैरह, कैशयू, पेयू, वो सब मिलता है। तो दैट इज बेसिकली द गेटवे टू रिसीव द मनी, बट देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे। पेमेंट एग्रीगेटर हैव द कंट्रोल ओवर हैंडलिंग ऑफ द फंड्स, उनके एस्क्रो में पैसा जाता है और फिर वो रिलीज किया जाता है वेंडर को। ठीक है, तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके अगर कुछ परचेस कर रहे हो कोर्स, तो मेरे पे भी पेमेंट एग्रीगेटर या पेमेंट गेटवे लगा होगा। पेमेंट गेटवे का क्या फर्क है? पेमेंट गेटवे डू नॉट हैंडल द फंड्स। तो ये जो एंट्री का बेनिफिट है सेटलमेंट वाला, ये पेमेंट एग्रीगेटर फंक्शन के लिए मिलेगा, ना कि पेमेंट गेटवे फंक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि पेमेंट गेटवे वाले पैसा संभालती नहीं है, वो पैसा संभालती नहीं है, तो वो सेटल क्या करेंगे? वो सिर्फ ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं टू रिसीव द पेमेंट डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट।
तो मुद्दे की बात पेपर के लिए पेमेंट एग्रीगेटर जो कि आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, पेमेंट एग्रीगेटर फंक्शन के लिए आपको एंट्री 34 का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज पीए, लेकिन पेमेंट गेटवे के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस में एक अमेंडमेंट आया था, नई एंट्री डली थी, एंट्री नंबर 36B, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। ये क्या होता है सर? मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक फंड बना रखा है जो आप सबको, हम सारे इंडियंस को एक बेनिफिट देता है कि अगर कोई हिट एंड रन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई मोटर एक्सीडेंट हो गया और वहां पे अगर कंपेंसेशन क्लेम करना पड़ गया, तो वो कंपेंसेशन कहां से निकलता है? वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से निकलता है। एंड लेट मी टेल यू, इसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करके एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इंडिया में। तो आज अगर मेरे पास मेरी एक्टिवा है तो मुझे उसका टीपीए करवाना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आई हैव टू डू एंड दैट मनी गोज टू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। कि कल को मेरी वजह से किसी का नुकसान हो गया, कुछ हो गया और उसको क्लेम पे करना पड़ गया, तो दैट विल गो फ्रॉम द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। सो दैट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड इज गिविंग दिस सर्विस टू एवरीवन। आपको मेरे को वो सर्विस दे रही है, ठीक है। इस सर्विस के रिस्पेक्ट में हम सब उसको क्या पे कर रहे हैं? द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का एक अमाउंट। तो उस पे जीएसटी नहीं लगने वाला, ठीक है, नो जीएसटी ऑन दैट, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का पैसा। उसके बाद एंट्री नंबर 3A, दैट इज अ सर्विस टू गवर्नमेंट, जिसके अंदर कॉम्पोजिट सप्लाई रहता है, गुड्स का वैल्यू 25% अगर तक है तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है। वहां पे क्वेश्चन आया कि इफ देयर इज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस विच इज गिवन टू द एमसीडी, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली HQ, मतलब हेड ऑफिस आप समझ लो जो भी, तो एमसीडी को अगर दिया जा रहा है ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, तो चाहे वो हाउस कीपिंग है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर वर्क्स है, तो क्या वहां पे एंट्री 3A का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पे सिर्फ ये कंडीशन नहीं होती, वहां पे एक और कंडीशन होती है दैट अगर म्युनिसिपैलिटी को दे रहे हो तो इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ आर्टिकल 243W, है ना। और अगर पंचायत को दे रहे हो तो इट शुड बी इन रिलेशन टू द एक्टिविटीज इंटरेस्टेड अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये अपकीपिंग ऑफ द ऑफिस इज नॉट अ फंक्शन which is linked to any of the functions of municipality under article 243W। तो यहाँ पे आपको जो है वो जीएसटी लग जाएगा। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, नेशनल काउंसिल वगैरह, एनएसडीसी वगैरह, उसके रिस्पेक्ट में टोल्ड यू एक नया क्लॉज डाला था, वो यही नया क्लॉज है कि अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है, लेट्स से मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं, तो आई शुड बी एसोसिएटेड, आई शुड बी अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। This was asked in your September 25 paper, that person was not approved, तो वहां पे टैक्स लगाना था, बट बच्चों ने क्या हुआ, बच्चों ने सिर्फ ये देखा, एनएसडीसी पढ़ लिया। नहीं, सिर्फ एनएसडीसी नहीं ना, आपको देखना है कर कौन रहा है। अगर क्लियरली लिखा है कि द पर्सन इज नॉट अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी, तो नॉट अप्रूव मतलब वो नहीं हुआ ना लिंक उससे, तो वहां पे टैक्स लगाना है। एंट्री 25A, दिस ऑल्सो वी कवर्ड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में एंसिलियरी सर्विसेज भी आज एग्जेम्प्ट है, राइट। और एज आई टोल्ड, वहां पे पहले इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था, अब वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इज योर न्यू सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टैक्स रिलीफ। ये इतना कुछ है नहीं, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है ये, दैट अगर कहीं पे कोई नॉर्मल टैक्स प्रैक्टिसेस की वजह से कोई टैक्स, मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से टैक्स नहीं पे हो रहा था या फिर कम पे हो रहा था, तो गवर्नमेंट के पास पावर है ये बोलने की कि हम रिकवर नहीं कर रहे। दिस इज जस्ट अ पावर गिवन टू गवर्नमेंट, एज सच कुछ इसके अंदर नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन नंबर 13(3), दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज अंडर आरसीएम, ये आप सबने किया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था, पेपर में भी टेस्ट हुआ था September 25 के। तो इसके अंदर क्या हुआ था, बेसिकली व्हेन देयर इज अ केस ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग, ओके, तो आरसीएम में वी कंपेयर पेमेंट डेट विद या तो 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, वो तब जब सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका सेल्फ इनवॉइसिंग का केस लगेगा। तो उस केस में आप कंपेयर करोगे सेकंड डेट एज द इनवॉइस व्हेन इट इज इशूड बाय द रेसिपिएंट। उसका लिंक हालांकि रूल 47A से भी है। रूल 47A क्या कहता है कि विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस इशू कर देना है सेल्फ इनवॉइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेट यूज करिए दैट इज ड्यू डेट, नॉट द ड्यू डेट बट द डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ द इनवॉइस। हालांकि आईसीए ने September 25 के सजेस्टेड में ये डाला था कि डेट ऑफ इशू, उसकी जगह एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि डेट ऑफ इशू की जगह ड्यू डेट ऑफ इशू अगर डिले हुआ 30 डेज से, बट मेरे हिसाब से आप उसको डेट ऑफ इशू से ही आंसर करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स एंड इट इज प्योरली लीगल, ठीक है जी। चलो, वाउचर्स के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशंस आए थे कुछ, इसमें भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, मैं आपको फिर भी ये बता देता हूं क्या था सर वाउचर्स के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशंस। वाउचर्स के रिस्पेक्ट में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? उसके दो अलग अलग केस बन सकते हैं। समटाइम्स द वाउचर इज अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट बाय द आरबीआई। अगर वो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है तो वो मनी की फॉर्म में चला जाएगा, और अगर मनी की फॉर्म में चला गया तो वो जीएसटी से बाहर हो जाएगा, बिकॉज इट इज नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज। अगर वो आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो मनी तो नहीं होगा, लेकिन उस केस में वो क्या हो जाएगा, एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा।
क्योंकि वो एट द एंड प्रीपेड ऑब्लिगेशन है ना, तो इट इज अ प्रीपेड अमाउंट, तो सप्लायर हैज टू एक्सेप्ट दैट वाउचर पेमेंट, तो इट इज एन एक्शनेबल क्लेम, बट सिंस इट इज नॉट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये कोई लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जैसा केस नहीं बनता, तो अल्टीमेटली ये भी जीएसटी से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए रीजन क्या बनेगा कि शेड्यूल नंबर 3, यस तो दोनों में रीजन अलग अलग है, यहाँ पे शेड्यूल 3 का रेफरेंस है, यहाँ पे मनी का रेफरेंस है, बट अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज सेम, आंसर इज सेम, दैट जीएसटी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक दो और इश्यूज इसके अंदर क्या क्लैरिफाई हुए थे कि जब आप वाउचर्स को सेल करवाते हो तो आपके जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, लेट्स से शॉपर स्टॉप को अपने वाउचर सेल करवाने हैं, तो उसके एजेंट्स रहेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, उनके साथ क्या मॉडल फॉलो होता है। ठीक है, तो दिस इज अ मॉडल बेस्ड क्लैरिफिकेशन कि इसमें क्या मॉडल फॉलो किया जा रहा है। कभी कभार द मॉडल इज परचेज ऑफ द वाउचर एंड ट्रेडिंग ऑफ द वाउचर, मतलब जो एजेंट रहता है या डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो पर्टिकुलर वाउचर खरीद लेता है और आगे सेल करता है, तो यहाँ पे वो सप्लाई नहीं होगा क्योंकि वाउचर्स का ट्रांजैक्शन सप्लाई में नहीं होता। सेकंड मॉडल जो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कहता है इशूअर को, दैट इज शॉपर स्टॉप को, कि हम आपका वाउचर खरीदेंगे नहीं, हम आपका वाउचर बिकवाने में हेल्प करेंगे और हम हमारा एक कमीशन चार्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 रुपीज पर वाउचर, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा और वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा। इसके सिवाय ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स होते हैं, अगर वो एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहे हैं टू द इशूअर ऑफ द वाउचर, तो वो तो नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस है एंड दैट विल बी यस अंडर वेरी मच अंडर जीएसटी, वो प्रॉपर जीएसटी के अंदर आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस के नाम पे आ जाएगा। एक और बात क्लैरिफाई हुई, कभी कभार देयर इज अमाउंट नोन एज ब्रेकेज कह लो या फिर अनरिडीम्ड वाउचर्स, तो किसी ने वाउचर के लिए पे किया लेकिन वो रिडीम नहीं करे, तो कहीं ना कहीं एक इनकम तो बन गई एज पर प्योर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ इनकम फॉर द इशूअर ऑफ द वाउचर, लेकिन कस्टमर ने उसको रिडीम नहीं किया। हो जाता है ना, हम भी कभी कभार वाउचर खरीद लेते हैं और उसके एक्सपायरी तक हम उसको रिडीम नहीं करते, तो क्या ये जो रिडेम्पशन नहीं हुआ है और ये जो इनकम है, इज दिस अ कंसिडरेशन फॉर द इशूअर वाउचर, क्या यहाँ पे कहीं जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट आएगा? क्या आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सप्लाई नहीं है, वाउचर सप्लाई नहीं है। कोई चीज अगर सप्लाई नहीं होती तो उसके रिस्पेक्ट में वो अमाउंट को कंसिडरेशन नहीं बोला जा सकता। इफ यू केयरफुली एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 31, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, इट इज इन एसोसिएशन विद सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज। तो कोई चीज अगर सप्लाई नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में पैसे को आप कंसिडरेशन नहीं बोलोगे। सेकेंडली, क्या इसके अंदर वो एंगल आता है क्या, एग्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या रिफ्रेन मतलब नॉट एक्सरसाइजिंग द वाउचर, नॉट रिडीमिंग द वाउचर? नो, इसके लिए कोई एग्रीमेंट थोड़ी था। One of the conditions for that refraining and agreeing to the obligation is that there should be an express or implied agreement. यहाँ पे कोई एग्रीमेंट थोड़ी है कि मैं रिडीम नहीं करूंगा, तो यहाँ पे कहीं जीएसटी की बात आपको नहीं करनी। वो जो अमाउंट है अनरिडीम्ड अमाउंट, तो दैट विल नॉट बी अंडर जीएसटी। ठीक है जी, तो ये उन्होंने लंबे लंबे क्लैरिफिकेशंस दिए थे, बट बात यही थी, 4 इश्यूज इसके अंदर क्लैरिफाई हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक आईटीसी के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन। दिस कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये आया था। सर क्या होता है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? लेट्स से ये एक डीलर है, कार का डीलर है, ठीक है, कार बेचता है, और लेट्स से वो मारुति सुजुकी की कार सेल करता है, एंड दिस इज मारुति सुजुकी का शोरूम। अब ये मारुति सुजुकी का जो शोरूम है, इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेट्स से वो एक्स वर्क्स हुआ है। एक्स वर्क्स का मतलब क्या होता है कि मारुति सुजुकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है गाड़ी डिलीवर करनी है उसको एट द फैक्ट्री गेट, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो होगा, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर अरेंज किया जाएगा बाय द कार डीलर। मतलब इट विल बी द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कार डीलर एज सुन एज द प्रॉपर्टी एंड द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, property and the possession basically is transferred to the car dealer, but this happens at the factory gate of the manufacturer. इस मैन्युफैक्चरर को बोला जाता है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सो उसकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, जो रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ दिस, जब ट्रांसपोर्टर के हाथ में गया, बिकॉज वो ट्रांसपोर्टर मेरा ही है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर गया है, राइट? तो क्वेश्चन सिर्फ ये उठता है कि सेक्शन 16 आईटीसी के अंदर देयर इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी दैट आपको गुड्स रिसीव करने हैं। जब तक आप गुड्स रिसीव नहीं करोगे तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो सपोज यहाँ पे ये जो ट्रांसफर हुआ है ट्रांसपोर्टर को, ये हुआ है लेट्स से 28 नवंबर को, और एक्चुअल में जो गुड्स रिसीव हुए कार डीलर के पास अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में, वो हुए लेट्स से 4 दिसंबर को। बीच में ट्रांसपोर्ट टाइम चला गया। तो द क्वेश्चन कम्स कि नवंबर में आईटीसी ले सकते हैं या दिसंबर में आईटीसी ले सकते हैं? आंसर इज आप नवंबर में आईटीसी ले सकते हो। यू कैन टेक इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि यहां पे माना जाएगा द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द कार डीलर, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर के हाथ में जो जा रहा है वो मेरे ही लिए काम कर रहा है।
ठीक है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि फिजिकली मेरे बिजनेस में आना चाहिए। पुराने एक्साइज वगैरह में ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन आईटीसी में ऐसा नहीं लिखा। तो डीम्ड रिसीट मान के आप उसको 20 नवंबर को यू कंप्लाई विद दैट कंडीशन, आप मान लेना कि वो कंडीशन कंप्लाई हो गई है कि उसने गुड्स को रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आईटीसी दे देना। मुद्दे की बात ये हमारे पेपर के लिए। चलो, उसके बाद रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जो आपका चैप्टर नंबर 8 रजिस्ट्रेशन में आता है, वो अब पूरे इंडिया में जा चुका है। पहले पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था पुडुचेरी वगैरह में, बट अब वो पूरे इंडिया में है। बाकी आधार अगर आपने नहीं किया तो आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, आपको फिजिकली सेंटर में आना पड़ेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही प्रोसीजरल पॉइंट है। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आया था, दैट वॉज इन लिंक ऑफ बेसिकली योर रूल 46F। सर ये कहाँ जा रहे हो आप? हम बात कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस के चैप्टर की, पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस की। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस की हम उसकी बात कर रहे हैं। उन पर्टिकुलर्स में एक स्पेसिफिक बात लिखी है अंडर द प्रोविजो टू रूल 46F, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है, उसके बाद आपका ईसीओ के थ्रू सर्विसेज या ईसीओ के बाय सर्विसेज, मतलब बाय और थ्रू ईसीओ, एंड थर्ड ओइडार सर्विसेज। तो ये जो है ना, ये तो एक्चुअल में ऑनलाइन मनी गेमिंग टेक्निकली इज अ गुड बिकॉज वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, बट छोड़ देते हैं अभी उसको, वो पूरे तरीके से ठीक नहीं है जिस हिसाब से दिया है उस नोटिफिकेशन में। बट एटलीस्ट हम इस पे फोकस करके अभी समझाते हैं टॉपिक। क्या हुआ था इसके अंदर, ईसीओ और ओइडार के लिए इन्होंने क्या बोला, इस प्रोविजन ने ये बोला कि अगर आपका B2C का केस है ना, तो रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू, जैसे नॉर्मल केस में 50,000 या उसके ऊपर अगर वैल्यू रहता है तो आपको नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, वो सब रिकॉर्ड करना होता है, राइट। लेकिन अगर आपका ये दोनों का केस बन रहा है, इन केसेस के अंदर रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू, द लॉ सेज दैट यू हैव टू रिकॉर्ड इन योर इनवॉइस, you have to record in your invoice the name of the state of the recipient। ये आपको मैंडेटरीली करना है, ठीक है। एंड दिस स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, की सप्लायर्स के रिकॉर्ड में ये एड्रेस को मान लिया जाएगा कि दिस इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। अब आपको समझना एक चीज है कि ये जो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड होता है, ये यूज होता है 12(2) में IGST के, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं दोबारा बताता हूं, 12(2) क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू द B2C सेल, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए द क्वेश्चन इट आस्क्स is whether the recipient's address is available on records of supplier or not. If yes, that is the answer of place of supply, otherwise तीर घुमा के वापस location of supplier। इस प्रोविजो ने क्या आके बोला कि भैया इन केसेस में, अभी हम ऑनलाइन मनी गेमिंग को थोड़ा साइड रखते हैं, ईसीओ, बाय ईसीओ, थ्रू ईसीओ और ऑर्डर सर्विसेज के अंदर बोला गया है कि रेसिपिएंट चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे 1 रुपया की सप्लायर क्यों ना हो, आप वैल्यू को इग्नोर करो एंड यू इंश्योर दैट द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट इज रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस, and that will be considered as address of recipient on record of supplier, and that will become the place of supply 12(2). लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा था, सप्लायर्स ना इस स्टेट को रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे थे, तो 12(2) में उनका तीर घुमा के वापस, क्योंकि एड्रेस तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन ऑफ सप्लायर बना रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, प्लेस ऑफ सप्लाई गलत कोट हो रहा था, उसकी वजह से रॉन्ग रेवेन्यू फ्लो हो रहा था, क्योंकि जिस स्टेट को मिलना चाहिए अपना रेवेन्यू, उसकी जगह सप्लायर के स्टेट को पैसा मिल रहा है, ये गलत है साहब। तो निर्मला ताई ने डंडा देके वार्निंग दी है कि यूज डिवाइस योर सुटेबल मैकेनिज्म्स टू इंश्योर दैट यू आर रिकॉर्डिंग, यू आर कैप्चरिंग द डिटेल्स ऑफ द रेसिपिएंट स्टेट, ठीक है, वरना उसकी वजह से जो है वो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है गलत स्टेट्स को। तो आपको ये बस एक रीआइटरेशन था कि आपको सही से करना है, तो इसके ऊपर भी कुछ पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ENR 03 एक फॉर्म आया था विच बेसिकली नाउ एनेबल्स कि अगर कोई कंसाइनर कंसाइनी अनरजिस्टर्ड है बेसिकली फॉर योर ई वे बिल, तो वो अनरजिस्टर्ड आदमी भी ई वे बिल जनरेट करवा सकता है अब, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर से कराओ, सामने वाले पार्टी से कराओ, लेकिन अब ये लोग भी खुद कर सकते हैं। उसके बाद जो ईसीओ है, ईसीओ के अंदर जो 9(5) आता है, उसके रिस्पेक्ट में एक दो क्लैरिफिकेशंस इन्होंने रिआइटरेट करी। 9(5) के जितने भी सर्विसेज है ना, वहां पे क्या लगता है, एक डीमिंग प्रोविजन लगता है। क्या डीमिंग प्रोविजन लगता है कि वो सर्विसेज दी जा रही है बाय द ईसीओ, ये हम डीम कर लेते हैं और ईसीओ को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अभी कल के एमसीक्यू में मैंने पूछा था और बच्चों ने कहा कि सर ये नहीं पता था, प्लीज ध्यान से सुनना। ये जो डीमिंग प्रोविजन होती है जिसके अंदर 4 सर्विसेज आपकी कवर होती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, एकोमोडेशन हो गया, रेस्टोरेंट वाली हो गई, उसके ऊपर जो टैक्स ईसीओ को पे करना है, दैट टैक्स हैज टू बी पेड इन कैश। उसके लिए आप आईटीसी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, कैश में पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर हम आईटीसी अपना एग्जिस्टिंग वाला किसके लिए यूटिलाइज करें,
अरे वो तुम यूज करो टू पे द टैक्स ऑन योर ओन आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज द कमीशन एंड फी इनकम दैट यू चार्ज। बट ये 9(5) का जो डीमिंग प्रोविजन की वजह से तुम्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो तुम्हें कैश में पे करना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात, क्या इसमें कोई आईटीसी रिवर्सल वगैरह, कुछ आईटीसी रिवर्सल नहीं करना, कोई एग्जाम सप्लाई नहीं है, बस इन वाले 9(5) के सर्विसेज का टैक्स आपको पे करना है आपके 3B में आउटपुट सप्लाई दिखा के, ठीक है। बस ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने दोबारा दिया। GSTR 7 भाई साहब सुन लो, GSTR 7 अब मैंडेटरी हो चुकी है। पहले ऐसा होता था कि डिडक्शन है तो उस महीने TDS की रिटर्न फाइल करना, लेकिन अब GSTR 7 मैंडेटरी है। इट इज नोन एज सिक्वेंशियल फाइलिंग, एवरी मंथ फाइल करना है, चाहे आपका TDS डिडक्शन हो या ना हो। रिफंड की एलिजिबिलिटी में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका कोई जीरो रेटेड सप्लाई हो रहा है, रिफंड चैप्टर रूल 89(4), उसमें अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो वहां पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ऐसा लिखा था कि सिर्फ एक्सपोर्ट वाले में, नहीं, अब जीरो रेटेड वर्ड यूज किया है, तो चाहे वो आपका एक्सपोर्ट है, चाहे वो SEZ डेवलपर यूनिट को आप सेल कर रहे हो, वहां पे अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी आया तो नो रिफंड, आपको रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ओके, सेक्शन 70 समन्स है, समन्स के रिस्पेक्ट में बेसिकली इन द चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च सीजर, समन किया तो अनलेस आपको पर्सनल जाने की जरूरत है तो आपकी जगह ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है। डिमांड एंड रिकवरी में 73 74 आई डोंट थिंक अब वो पूछेंगे, मेन फोकस 74A पे ही है, जो अभी मतलब RTP में भी आ चुका है, पेपर में भी आ चुका है, तो अच्छे से करके जाना, इस बार भी पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर मैं 73 74 को 74A से कंपेयर करूं तो क्या चीजें निकल के आती है, फर्क क्या नजर आता है आपको। 74A में सबसे पहले ध्यान रखना, अगर पैसा जो शॉर्ट टैक्स, शॉर्ट पेड, टैक्स नॉट पेड, गलत ITC, इरोनियस रिफंड, वो सब अगर केस आपके 1000 रुपए से कम है तो आपको शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। सेकेंड जो एक मेन डिफरेंस नजर आता है, दैट इज द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ टाइम लिमिट्स। क्या टाइम लिमिट्स है, शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए 42 मंथ्स, मतलब 3.5 साल, 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इरोनियस रिफंड, ठीक है। और ऑर्डर देने के लिए इट इज 12 मंथ्स, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स फ्रॉम द एक्चुअल इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, जो 73 74 में अलग अलग हुआ करते थे। ये मेन बस आपको फर्क पता होने चाहिए। और तीसरा फर्क है, पेनल्टी वेवर्स एग्जैक्टली सेम है, पेनल्टी वेवर में कोई फर्क नहीं है। नॉन फ्रॉड में 2 पेनल्टी वेवर, फ्रॉड के केस में 3 पेनल्टी वेवर, 15 25 50%। फर्क है टाइम लिमिट में, वहां पे जो आपको जैसे 30 डेज का टाइम लिमिट था, नोटिस के 30 डेज, ऑर्डर के 30 डेज इन केस ऑफ फ्रॉड, वो यहाँ पे 30 की जगह 60 डेज है, ये एक फर्क है बस। तो 74 आप अच्छे से करके जाना। बाकी ऑफेंसेस पेनल्टीज में 122A मैंने दिया था, लेकिन ये आपके ICA ने दिया नहीं था। हाँ, अपील्स एंड रिवीजन में आ जाओ। अपील्स वाले में जो आपका टाइम लिमिट टू फाइल एंड अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल है, राइट, तो वहां पे पहले गवर्नमेंट को, दैट इज द डिपार्टमेंट को, अगर टाइम लिमिट, अगर कोई अपील फाइल करनी है टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं दिया हुआ था, अब है। तो नाउ द डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज 3 months कॉन्डोनेशन ऑफ डिले टू फाइल एन अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, ओके। एंड व्हाट आर द प्राइमरी टाइम लिमिट्स, 3 months और द डेट नोटिफाइड, एंड डिपार्टमेंट के लिए 6 months और द डेट नोटिफाइड विच एवर इज लेटर। ये डेट नोटिफाइड क्यों, क्योंकि द ट्रिब्यूनल इज येट टू बी ऑपरेशनल कंप्लीटली, तो 3 months फ्रॉम द ऑर्डर और डेट नोटिफाइड विच एवर इज लेटर, एंड यस 3 months कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ठीक है। ओके जी, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको बता दिया है, ठीक है। प्री डिपॉजिट तो अच्छे से करके जाना है भाई, प्री डिपॉजिट आपको पूछा जा सकता है। प्री डिपॉजिट के लिमिट्स में आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं, आ जाओ। CGST या पहले बात करते हैं ऐसे, हाँ CGST की बात करते हैं या IGST की ऐसे बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एपेलेट अथॉरिटी एंड यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो भी तुम्हारा एडमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब वो पूरा का पूरा पे कर देना। जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, डिस्प्यूटेड टैक्स, नॉट डिस्प्यूटेड पेनल्टी और इंटरेस्ट, तो जो भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका आपको 10% यहाँ पे पे कर देना है, सब्जेक्ट टू 20 CR। और यहाँ पे जब आप आओगे, सेम जितना भी एडमिटेड है वो तो तुमने पे किया हुआ है, तो वो दोबारा कैलकुलेट भी करना है, आपको लिखना है वॉट एवर द एडमिटेड लाइबिलिटी इज प्लस डिस्प्यूटेड का 10% सब्जेक्ट टू अनदर 20 CR। अब ये इजी है लर्न करने को। और जब आप इसको IGST में लेके जाओगे तो एब्सोल्यूट अमाउंट्स को डबल कर देना, 40 CR 40 CR। कई बच्चे क्या करते, इसको भी 20% कर देते। अरे बाबू, ये जो तुम्हारा डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स है ये तो अपने आप यहाँ पे डबल हो रहा है ना IGST वाला, तो तुम 10 का 20 क्यों करोगे, है ना, वो तो 10% ही रहेगा। रिलेटिव अमाउंट्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट्स हमेशा डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है प्री डिपॉजिट को लर्न करना। एंड एज यू नो, जैसे आप प्री डिपॉजिट पे कर देते हो, आपको बैलेंस अमाउंट कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, उस पर रिकवरी ऑटोमेटिक स्टे लग जाता है। IGCR रूल्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ICAR पूछ रहा है आपसे, तो इसमें तो वैसे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, आपको पता रहेंगे। अब क्वार्टर को डिफाइन करा गया, 3 कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स। पहले एक मंथली रिटर्न फाइल होती थी, अब वो क्वार्टरली रिटर्न हो चुकी है, ठीक है, जो आप फाइलिंग करते हो। उसके बाद अगर कोई अनयूटिलाइज्ड या डिफेक्टिव गुड्स है
तो वो आपको एक्सपोर्ट करने हैं तो आप कर सकते हो। प्राइमरीली आपको टाइम पीरियड देखना इन द ओरिजिनल नोटिफिकेशन, लेकिन अगर वहां कुछ नहीं दिया हुआ तो हमारा आईजीसीआर बोलता है कि आप उसको 1 ईयर में एक्सपोर्ट करना। पहले 6 मंथ्स था, अब वो 1 ईयर हो चुका है। और बाकी अगर जॉब वर्कर को भी आपको गुड सेंड करने तो वो 1 ईयर है, अब पहले 6 मंथ्स हुआ करता था, ठीक है, दैट इज 1 ईयर। तो आईजीसीआर प्लीज अच्छे से कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है। इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, उसके बाद डिफरेंशियल ड्यूटी कैसे निकालनी है, ये पूछा जा सकता है। एफटीपी में यहाँ पे कुछ है नहीं, एक छोटी सी बात लिखी गई कि सीजी का अगर मन चाहे तो वो आपसे पूछ सकता है, कंसल्टेशन ले सकता है स्टेक होल्डर से, और उसको इनकॉर्पोरेट करना या नहीं करना वो उसकी मर्जी है। इनकॉर्पोरेट ना करने पे रीजंस देना या नहीं देना वो भी उसकी मर्जी है। हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, या कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को बेसिकली रोकने के लिए, टू अवॉइड द डिस्क्लोजर, इट मे ऑल्सो नॉट गिव रीजंस फॉर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द सजेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो पूरा का पूरा जो पावर है अल्टीमेटली इट स्टेज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये था आपका बेसिकली सितंबर 25 के अमेंडमेंट्स, ठीक है। इसके सिवाय अगर हम जाएंगे जैन 26 की तरफ, तो यहाँ पे कोई भी अलग अमेंडमेंट नहीं है। छोटा सा रोड टेप के बारे में उन्होंने कुछ बताया है, मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिफ एरिया यूनिट्स रहते हैं उनके लिए रोड टेप स्कीम की एक सनसेट क्लॉज लगा दिया कि इसके बाद हम आपको नहीं देंगे, जो कि 30 सितंबर 2025। रियल लाइफ के लिए मैं बता दूं कि एक्सटेंड हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता इसे आपसे पूछेगा। और एक और बात, जो आपके एडवांस ऑथराइजेशन यूनिट्स होते हैं, एसईजेड यूनिट्स रहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स रहते हैं, इनके लिए पहले यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी रोड टेप स्कीम की, लेकिन अब हम इनको बेनिफिट देने को रेडी है। सो दीज गाइज कैन ऑल्सो क्लेम द बेनिफिट ऑफ द रोड टेप स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2025, ठीक है, 1 जून 2025 से इनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। इसके सिवा यहाँ पे कुछ है नहीं एज सच। सो दिस वॉज ऑल। ये था आपके लिए एक छोटा सा अपडेट। मुझे पता है आपको वो फील शायद नहीं आया होगा पहली बार कि सर इतना तो स्पीड में आपने कभी नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, है ना। आई रियली होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर लगा होगा तो जरूर बस लाइक कर देना, कमेंट का भी टाइम मत वेस्ट करो, लाइक कर देना बस, और सब्सक्राइब कर लेना, उसी से सर हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और शेयर करना हो, किसी को यूजफुल लगे तो डू शेयर इट। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।